हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं जनरल अवेयरनेस का मॉक टेस्ट नंबर 5 फॉर आरआरबी पीओ एंड क्लर्क मेट्स। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है मॉक टेस्ट नंबर 4, सो आई बटन पे मैंने मॉक टेस्ट नंबर 4 का जो लिंक है वो आपको प्रोवाइड कर दिया है। एंड फॉर द पीडीएफ आप हमारा पिन कमेंट जो है चेक कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन विद दिस। पहला आपका क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द थायू मनवर्थितम स्कीम टू डिलीवर एसेंशियल राशन प्रोडक्ट्स एट दी डोर स्टेप। तो इनमें से कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिनके द्वारा थायू मनवर्थितम स्कीम जो है लॉन्च की गई है, जहाँ पे जो आपके बुजुर्ग लोग हैं, ठीक है, जिनकी एज आपके 70 साल से ऊपर की है, उनको और ऐसे पर्सन जो डिसेबल्ड हैं उनको डोर स्टेप पे राशन प्रोवाइड किया जाएगा आपकी फेयर प्राइस शॉप्स द्वारा। ठीक है, तो आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। फाइन, यहाँ पे हर महीने के सेकंड सैटरडे एंड संडे को ये आपकी जो मतलब डोर स्टेप डिलीवरी है राशन की वो की जाएगी, जिसमें राइस, शुगर, व्हीट, ऑयल एंड तूर दाल जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, now next question है, recently in August the InSpace has selected a consortium to design, build and operate India's first fully indigenous commercial earth observation satellite constellation. Which of the following companies are part of consortium led by the Pixel Space India for this project? तो इस कंसोर्टियम को जो है लीड कौन करेगा? पिक्सल स्पेस इंडिया। और इस कंसोर्टियम में आपका ध्रुव स्पेस प्राइवेट लिमिटेड शामिल है, सेट श्योर एनालिटिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एंड पियरसाइट स्पेस प्राइवेट लिमिटेड, ये तीनों ही ऑर्गेनाइजेशन आपकी इस कंसोर्टियम में शामिल है। तो आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। ओके, नाउ इन स्पेस की बात करते हैं। इसके चेयरमैन है पवन कुमार गोयनका, हेडक्वार्टर अहमदाबाद में लोकेटेड है और इसे 2020 में आपका स्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन स्प्रिंटर टू रन द मेंस 100 मीटर इन अंडर 10.20 सेकेंड। तो इनमें से कौन से आपके एथलीट हैं जिन्होंने रिकॉर्ड बनाया है? पहले इंडियन स्प्रिंटर बने हैं जिन्होंने 100 मीटर 10.18 सेकेंड में जो है कवर किया है। ठीक है, और ये शख्स आपके हैं अनिमेश कुजूर। ठीक है, नाउ ड्रोमिना इंटरनेशनल स्प्रिंट एंड रिलेज की यहाँ पे बात कर रहे हैं हम। तो ये आपका ग्रीस में इवेंट हुआ था जिसमें फर्स्ट रैंक हासिल की थी बेंजामिन रिचार्डसन फ्रॉम साउथ अफ्रीका विद अ टाइम ऑफ 10.01 सेकेंड। सेकेंड नंबर पे थे अली अनवर अल बलूशी 10.12 सेकेंड्स। ठीक है, ओनम से आपके बिलोंग करते हैं। देन थर्ड नंबर पे थे हमारे देश के अनिमेश कुजूर। ठीक है, एंड इन्होंने आपका जो है 20.32 सेकेंड में रिकॉर्ड बनाया है 200 मीटर का। मतलब ये नेशनल रिकॉर्ड होल्डर हैं जिन्होंने 200 मीटर 20.32 सेकेंड में कवर किया था। यहाँ पे आप इनकी इमेज भी देख सकते हैं। Now next आपको क्वेश्चन है, as per the latest SEBI regulation, the minimum allotment size in a primary market for privately placed InvITs infrastructure investment trust has been reduced to dash। तो as per the new SEBI regulation, जो minimum allotment size है आपका प्राइमरी मार्केट के लिए, ठीक है, फॉर प्राइवेटली प्लेस InvITs, ये आपका रिड्यूस किया गया है 25 लाख। ठीक है, पहले कितना था? पहले आपका 1 करोड़ था या आप 25 करोड़ तक कर सकते थे, वो डिपेंड करता था आपका। ठीक है, अभी इसको रिड्यूस करके कितना कर दिया गया है? ये 25 लाख आपका कर दिया गया है। फाइन, तो 1 करोड़ होगा, 25 करोड़ होगा, ये बेस्ड होता था एसेट कंपोजिशन पे, राइट। अभी इसको रिड्यूस करके 25 लाख कर दिया गया है और सेकेंडरी मार्केट में ये पहले ही आपका 25 लाख कर दिया गया था। ठीक है, मिनिमम अलॉटमेंट साइज। Next is, consider the following statements regarding the tightened rules for overseas citizens of India, that is OCI card holders, introduced by the Ministry of Home Affairs। तो recently जो हमारी होम मिनिस्ट्री है उन्होंने कुछ रूल जो है वो स्ट्रिक्ट किए हैं रिगार्डिंग द ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। वो देखते हैं और आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? जो आपके ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया हैं, मतलब जिनके पास कार्ड है बेसिकली, द OCI कार्ड रजिस्ट्रेशन मे बी कैंसल्ड, उनका जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल हो सकता है इफ द कार्ड होल्डर इज सेंटेंस्ड टू इम्प्रिजनमेंट फॉर 2 years और मोर। अगर उनको जेल हो जाती है, ठीक है, 2 साल या 2 साल से ज़्यादा की, तो उनका जो OCI कार्ड रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल हो जाएगा। दूसरा पॉइंट बोल रहा है, ऐसी सिचुएशन जहाँ पे जो कार्ड होल्डर है उनके नाम पे चार्जशीट जो है दायर की गई हो किसी पनिशेबल ऑफेंस के लिए,
विद अ 7 ईयर और मोर ऑफ अ इम्प्रिजमेंट, मतलब 7 साल या उससे ज़्यादा की उसमें सज़ा हो, तो इन दैट केस ऑल्सो रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। थर्ड स्टेटमेंट सेज द कैंसिलेशन रूल्स अप्लाई whether the conviction or charge occurs in India or abroad as long as the offense is recognized under the Indian law। तो यहाँ पे ये चाहे आपका जो चार्ज है वो आपका इंडिया में लगा हो या अब्रॉड में कोई काम गलत हुआ हो, ठीक है, इन दैट केस मतलब दोनों ही जगह ये आपका अप्लाई होगा। तो आंसर हियर इज दैट इज 1, 2 एंड 3, ये तीनों स्टेटमेंट्स आपकी करेक्ट हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया साइंड अ 5-स्टार अम्ब्रेला अग्रीमेंट विद विच इंस्टीट्यूट टू कोलैबोरेट ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट फॉर आधार। तो बेसिकली आधार को एनहांस करने के लिए जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, UIDAI है, इन्होंने अग्रीमेंट साइन किया है 5 साल का अम्ब्रेला अग्रीमेंट आपके इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट के साथ, ठीक है, ISI के साथ ये अग्रीमेंट साइन हुआ है विच कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ओके, अब दोनों ही आपके जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके बारे में देखते हैं। तो इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट जो है इसके प्रेसिडेंट है शंकर कुमार पाल, हेडक्वार्टर आपका कोलकाता वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है और से 1931 में स्टैब्लिश आपका किया गया था। नेक्स्ट आता है UIDAI, इसके CEO हैं आपके भुवनेश कुमार, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में आपका लोकेटेड है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर लॉन्च द श्रेष्ठ इनिशिएटिव टू बूस्ट ड्रग क्वालिटी एंड सेफ्टी। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द श्रेष्ठ इनिशिएटिव को लॉन्च किया है हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री ने, ठीक है, ताकि जो आपका ड्रग क्वालिटी एंड सेफ्टी है उसको बूस्ट किया जाए। अब क्वेश्चन क्या है कि फुल फॉर्म बताना है, तो ये बेसिकली आपका एक इंडेक्स है, तो इट इज स्टेट हेल्थ रेगुलेटरी एक्सेलेंस इंडेक्स, ठीक है, आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब ये जो श्रेष्ठ है इसका काम क्या है, बेसिकली आपका कि जो ड्रग क्वालिटी है वो ढंग से मेंटेन की जा रही है कि नहीं, वो आपका मतलब बेसिकली एक तरह से स्टैंडर्ड्स जो हैं वो आपके फॉलो किए जाएं, ये चीज़ आपका इससे रिलेटेड है, ठीक है। ये इनिशिएटिव क्या करेगा कि चेक करेगा जो ड्रग क्वालिटी है ठीक है कि नहीं, सेफ वो ड्रग्स हैं कि नहीं, तो इन सब के बारे में देखेगा, ठीक है। अब ये आपका जो है प्रपोज किसने किया था इस इनिशिएटिव को, तो इट इज योर सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, जिसके आपके ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया है डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी, हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में आपका लोकेटेड है। इसके बारे में थोड़ी और इन्फॉर्मेशन देखते हैं। ये आपका एक रोड मैप है फॉर सेफ एंड इफेक्टिव ड्रग्स एंड मेडिकल डिवाइसेस, ठीक है। प्रपोज किसने किया है ये हमने देख लिया, CDSCO द्वारा इसको प्रपोज किया गया है। इसका मेन एम है हमें इंप्रूव करना है परफॉर्मेंस स्टेट ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटीज की अक्रॉस इंडिया, ये इंश्योर करे कंसिस्टेंट ड्रग सेफ्टी एंड क्वालिटी स्टैंडर्ड्स फॉलो हो रहे हैं कि नहीं, ठीक है। तीसरा है कि यहाँ पे जो है 2 कैटेगराइज में स्टेट्स को बांटा जाएगा, एक है मैन्युफैक्चरिंग स्टेट्स, दूसरा है प्राइमरीली डिस्ट्रीब्यूशन स्टेट और UT, ठीक है। तो जो मैन्युफैक्चरिंग स्टेट है इसमें 27 इंडाइसेस आपके रखे गए हैं, ये बेस्ड होंगे आपके 5 थीम में, ह्यूमन रिसोर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइसेंसिंग एक्टिविटीज, सर्विलियंस एक्टिविटीज और रिस्पॉन्सिवनेस पे। वहीं पे दूसरी कैटेगरी जो आपकी है इसमें 23 इंडाइसेस आपके रहेंगे, ठीक है। और यहाँ पे टाइमलाइन रखी गई है कि जो स्टेट्स हैं वो सबमिट करेंगे डेटा आपका बाय 25th ऑफ एवरी मंथ, ठीक है। Now next is Reserve Bank of India has allowed NRIs, non-resident Indians holding special rupee Vostro account to invest their surplus rupee balance in dash। तो RBI ने अलाउ किया है NRIs को जो आप जिनका बेसिकली स्पेशल रूपी वॉस्ट्रो अकाउंट है कि वो इन्वेस्ट करिए इनके कि वो इन्वेस्ट कर सकते हैं इनके सरप्लस रूपी बैलेंस इन डैश। किसमें ये आपका जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो टी बिल्स में, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड टी बिल्स हैं वहां पे ये जो है इसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंपनी इन पार्टनरशिप विद SIDBI हैज लॉन्च द उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म फॉर डिजिटल फर्स्ट उद्यम रजिस्ट्रेशन फॉर MSME। तो इनमें से कौन सी कंपनी है जिसने SIDBI के साथ पार्टनरशिप की है लॉन्च करने के लिए उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म को फॉर डिजिटल फर्स्ट उद्यम रजिस्ट्रेशन फॉर MSMEs, मतलब MSMEs अब जो है डिजिटली ही अपने आप को रजिस्टर कर पाएंगे, ठीक है। तो आंसर हियर इज इट इज फोनपे के साथ आपका जो है पार्टनरशिप हुआ है SIDBI का, एंड यहाँ पे जो इनफॉर्मल माइक्रो एंटरप्राइजेस हैं वो अपने आप को ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला है, वंस दे आर रजिस्टर्ड इनको उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर और सर्टिफिकेट डिजिटली ही प्राप्त हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है
What is the name of a newly inaugurated space laboratory in Mechuka, अरुणाचल प्रदेश by पेसांग डोरजी सोना, जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं आपके अरुणाचल प्रदेश के? तो आंसर हियर इज, इनके जो फादर साहब हैं उनके नाम पे ये लेबोरेटरी जो है आपकी, इनका नाम, इस लेबोरेटरी का नाम रखा गया है, विच इज पासांग वांगचू सोना इसरो स्पेस लेबोरेटरी है। ठीक है, आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, इस लेबोरेटरी का नाम है पासांग वांगचू सोना इसरो स्पेस लेबोरेटरी। कहाँ पे आपकी इनॉग्रेट की गई है? अरुणाचल प्रदेश के मेचुका में। ओके, अब ये जो लैब है, इस लैब को सेटअप किया है इसरो ने अलोंग विद मुस्कान फाउंडेशन फ्रॉम केतिहार बिहार। ठीक है, बिहार की फाउंडेशन है मुस्कान फाउंडेशन, एंड इसरो द्वारा इसको सेटअप किया गया है, इस लेबोरेटरी को। फाइन। Now next is, recently in August, the National Small Industries Corporation Limited, that is NSIC, signed MOU with several private sector banks under its MSME credit facilitation program. Which of the following bank was not a part of this MOU? तो रिसेंटली जो नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, इनके द्वारा MOU साइन किया गया है 5 प्राइवेट सेक्टर बैंक के साथ। ठीक है, आपका MSME क्रेडिट फैसिलिटेशन प्रोग्राम के तहत। और इनमें से कौन सा बैंक आपका ऐसा है जिसके साथ MOU साइन नहीं हुआ है? तो इट इज योर HDFC बैंक। ठीक है, कौन सा बैंक है? HDFC बैंक। बाकी आपके एक्सिस बैंक हो गया, धनलक्ष्मी, कर्नाटका बैंक, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड इंडसइंड बैंक, ये 5 बैंक है जिनके साथ ये MOU आपका साइन हुआ है। ठीक है, नाउ NSIC जो है, इसकी बात करते हैं। इसके करंट CMD है SS आचार्य, हेडक्वार्टर आपका न्यू दिल्ली में लोकेटेड है, और 1955 में इसको स्टैब्लिश आपका किया गया था। ओके, नाउ नेक्स्ट बात करेंगे ओबिचुरी की। तो एलन जे बर्गमन जो है अमेरिकन लिरिसिस्ट, इनका रिसेंटली डेथ हुआ है। इनको ऑस्कर 1969 में जो है इन्होंने रिसीव किया था 1969 में ऑस्कर। किस चीज़ के लिए? बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग फॉर विंडमिल्स ऑफ योर माइंड। नेक्स्ट है 1974 में इन्हें ऑस्कर मिला था बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए, द वे वी वर। देन 1984 में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग स्कोर और अडेप्टेशन स्कोर फॉर येंटल। ठीक है, इसके अलावा ग्रैमी ट्रस्ट अवार्ड इन्हें 1997 में मिला था, और इन्होंने 4 एमी अवार्ड्स जीते थे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच इंडियन बैंक रिसेंटली क्रॉस द $100 billion मार्केट कैपिटलाइजेशन फॉर द फर्स्ट टाइम? तो इनमें से कौन सा आपका बैंक है जिसने रिसेंटली क्रॉस किया है $100 billion मार्केट कैपिटलाइजेशन? सो हेयर आंसर इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, किसने क्रॉस किया है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। एंड विद दिस SBI becomes the 6th इंडियन कंपनी टू अचीव दिस वैल्यूएशन। और इससे पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज, TCS, HDFC बैंक, ICICI बैंक एंड इन्फोसिस ने ये वैल्यूएशन जो है वो अचीव की हुई है। इसके अलावा एज ऑफ सितंबर 2025 SBI का जो टोटल बिजनेस आपका था वो कितना पहुंच गया था? ₹100 ट्रिलियन। ओके, इसमें से आपका जो है, अगर बाइफरकेट इसे करें तो एडवांस लोन इनमें से आपका 44.20 लाख करोड़ का था, और डिपॉजिट्स इसमें से 55.92 लाख करोड़ के बताए गए हैं। इसके अलावा अगर Q2 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2026 की बात करें तो इसमें नेट प्रॉफिट कितना था? 20,160 करोड़ का, एंड GNPA इसमें 1.73% का था। मतलब यहाँ पे 1.73% का डिक्लाइन हमें देखने को मिला था। इसके अलावा नेट नॉन परफॉर्मिंग असेट जो है ये इंप्रूव हुआ था 0.42% से। ओके, नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच कंपनी रिसेंटली रिसीव्ड इन प्रिंसिपल ऑथराइजेशन फ्रॉम RBI टू इशू प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट? तो इनमें से कौन सी कंपनी है जिसको RBI का अप्रूवल मिला है, इन प्रिंसिपल अप्रूवल, किस चीज के लिए कि ये इशू कर सकते हैं प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स को? ओके, सो आंसर हियर इज ऑप्शन वो बी, दैट इज जूनियो। ऐसी कंपनी बनी है जिसे इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिला है RBI से, एंड RBI ने यहाँ पे इस अप्रूवल में अलाउ किया है जूनियो को कि ये लॉन्च कर सकते हैं इनका डिजिटल वॉलेट विच विल बी लिंक्ड विद द UPI। ठीक है, अब जूनियो पेमेंट प्राइवेट लिमिटेड जो है, JPPL जो है, ये आपकी होली ओन्ड सब्सिडी है फर्स्ट पे टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड की। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अक्टूबर 2025 रिलायंस इंटेलिजेंस लिमिटेड जो आपकी सब्सिडी है रिलायंस की, ठीक है, इट एंटर्ड इनटू अ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद विच टेक कंपनी टू एक्सेलरेट AI अडॉप्शन इन इंडिया? तो रिसेंटली रिलायंस इंटेलिजेंस लिमिटेड जो है इसने पार्टनरशिप की है गूगल के साथ फॉर
फॉर एक्सेलरेटिंग द एआई अडॉप्शन इन द इंडिया। ठीक है, इनका गोल है एक्सपैंड करना एक्सेस टू एडवांस एआई टूल्स फॉर कंज्यूमर्स, एंटरप्राइजेस एंड डेवलपर्स so that they can strengthen local computing infrastructure in line with Reliance Intelligence Limited's vision for AI for all। ठीक है, अब यहाँ पे जियो और गूगल का बेसिकली जो रिलायंस और गूगल का पार्टनरशिप हुआ है, ये दोनों इस पार्टनरशिप के तहत ऑफर करेंगे न्यू एआई प्लान विच इज गूगल एआई प्रो प्लान, जो लेटेस्ट गूगल जेमिनाई मॉडल आपको प्रोवाइड करेगा एंड इसका कॉस्ट रहेगा पर यूजर 35,100 का। ठीक है, और यहाँ पे फ्री एक्सेस प्रोवाइड किया जाएगा जियो यूजर्स को विच इज एज्ड बिटवीन 18 to 25 ईयर्स ऑन अनलिमिटेड 5G प्लान्स, जिनको फ्री एक्सेस यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा गूगल जेमिनाई का 2.5 प्रो वर्जन का फॉर द 18 मंथ्स। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है, इन्होंने मतलब इस कोलैबोरेशन के तहत इन्होंने यहाँ पे गूगल क्लाउड के साथ भी पार्टनरशिप की है एक्सपैंड करने के लिए एक्सेस टू एडवांस एआई हार्डवेयर एक्सेलरेटर्स, टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट्स, स्पेशलाइज्ड चिप्स जो यूज की जाएंगी टू ट्रेन एआई मॉडल्स। ठीक है, नेक्स्ट है एंटरप्राइजेस के लिए रिलायंस इंटेलिजेंस जो है, दे विल ड्राइव द अडॉप्शन ऑफ गूगल क्लाउड्स जेमिनाई एंटरप्राइजेस, जो यूनिफाइड प्लेटफॉर्म है विच विल इनेबल स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस टू क्रिएट, शेयर एंड डिप्लॉय एआई एजेंट सिक्योरली। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इन अक्टूबर 2025 which Indian bank was awarded the title of World's Best Consumer Bank 2025 and Best Bank in India 2025 by the Global Finance Magazine। तो recently Global Finance Magazine ने 2 टाइटल दिए हैं इंडिया के बैंक को विच इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सो यहाँ पे SBI को 2 टाइटल मिले हैं, एक तो वर्ल्ड का बेस्ट कंज्यूमर बैंक और दूसरा बेस्ट बैंक इन इंडिया 2025। ये दोनों टाइटल मिले हैं और इसकी अवार्ड सेरेमनी आपकी वॉशिंगटन DC में हुई थी। ठीक है, alongside the IMF World Bank annual meeting। अब बात करें SBI की, इसके चेयरमैन करंटली हैं CS सेट्टी, हेडक्वार्टर इसका मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है। 1955 में इसकी शुरुआत हुई थी और इसकी टैगलाइन क्या है, प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स। नाउ नेक्स्ट इज recently OpenAI launched in QA Indian question answering and AI benchmark to evaluate how effectively AI model understand and reason about Indian culture and daily life. How many languages are covered in the Indian question answering data set? तो यहाँ पे OpenAI ने लॉन्च किया है इन QA इंडियन क्वेश्चन आंसरिंग। ठीक है, इसमें 12 लैंग्वेजेस में आप इससे क्वेश्चन पूछ सकते हो। ठीक है, कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं आपकी, बंगाली है, हिंदी है, इंग्लिश है, कन्नड़ा है, मराठी है, उड़िया, तेलुगु, गुजराती, मलयालम, पंजाबी, तमिल, इंग्लिश, इसमें आप इन लैंग्वेजेस में जो है अपना प्रश्न यहाँ पे पूछ सकते हैं और ये आपको जवाब भी देगा। ठीक है, 10 कल्चरल डोमेन इसमें कवर किए गए हैं, जैसे आर्किटेक्चर एंड डिजाइन, आर्ट्स एंड कल्चर, एवरीडे लाइफ, फूड एंड कुजीन, हिस्ट्री, लॉ एंड एथिक्स, लिटरेचर एंड लिंग्विस्टिक, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी एंड स्पोर्ट्स एंड रिक्रिएशन, ये सारे डोमेन इसमें आपके रखे गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपका 2000 इसमें इट कंटेन्स 2278 नेटिव क्वेश्चंस इन इंडियन लैंग्वेजेस। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है ये इंग्लिश मतलब ये अवेलेबल है आपके इंग्लिश ट्रांसलेशन में, ग्रेडिंग रूब्रिक में एंड एक्सपर्ट अप्रूव्ड आइडियल आंसर यहाँ पे आपको मिलेगा। ठीक है, मतलब ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड की गई हैं। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं ओबिचुरी की। तो रिसेंटली गोपीचंद परमानंद हिंदुजा जो आपके चेयरमैन थे हिंदुजा ग्रुप के, इनका रिसेंटली डेथ हुआ है। ठीक है, अब इसके अलावा यहाँ पे आपको नोट करना है द संडे टाइम्स रिच लिस्ट 2025 में ये जो हिंदुजा फैमिली है इन्होंने टॉप किया था फोर्थ सक्सेसिव ईयर में, एंड इनकी जो नेटवर्थ थी वो आपकी कितनी थी, 35.3 बिलियन ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग इनकी आपके यहाँ पे नेटवर्थ बताई गई थी। इसके अलावा जो गोपीचंद परमानंद हिंदुजा हैं, इनको कौन कौन से अवार्ड मिले हैं, ऑनररी डॉक्टर ऑफ लॉ फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टमिंस्टर, देन ऑनररी डायरेक्टोरेट ऑफ इकोनॉमिक्स फ्रॉम रिचमॉन्ड कॉलेज फ्रॉम लंदन। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट आपकी न्यूज है रिचर्ड ब्रूस डिक जो फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट थे USA के, इनका भी रिसेंटली डेथ हुआ है और इन्होंने 46 वाइस प्रेसिडेंट एज अ 46 वाइस प्रेसिडेंट इन्होंने सर्व किया था। ठीक है, और ये आपके
सेक्रेटरी भी थे, यूएसए सेक्रेटरी थे ऑफ डिफेंस, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच इंडियन इंश्योरेंस कंपनी वॉन द अवार्ड फॉर डिजिटल इंश्योरर ऑफ द ईयर एट द 29th एशिया इंश्योरेंस इंडस्ट्री अवार्ड विच वॉज हेल्ड इन दी सिंगापुर। सो 29th एडिशन जो आपका था एशिया इंश्योरेंस इंडस्ट्री अवार्ड का, इसमें गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड जो है इसने डिजिटल इंश्योरर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है। इसके साथ साथ इनकी जो एमडी एंड सीईओ हैं जस्टिन कोहली, इनको वुमेन लीडर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। तो यहाँ पे गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस जो है इस कंपनी को 2 अवार्ड यहाँ पे मिले हैं एंड दिस इवेंट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय एशिया इंश्योरेंस रिव्यू, राइट। इसके अलावा ये जो कंपनी है इसे जनरल इंश्योरेंस कंपनी ऑफ द ईयर का अवार्ड पहले भी मिल चुका है 2019 में, 20 में और 2024 में, एंड they also clinched the digital insurer of the year award in the year 2021, 2023 and now in 2025, ठीक है। अब बात करें गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस की, इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटका में लोकेटेड है और 2016 में इसे आपका स्टैब्लिश किया गया था। यहाँ पे आप जो है इमेज देख सकते हैं। इसके अलावा बाकी अवार्ड्स भी देखेंगे, उससे पहले एक एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड जो है इसे टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है, ठीक है। एंड फॉर इट्स इन हाउस डेवलप्ड सेवा नेक्स्ट प्लेटफॉर्म, राइट। इनके सेवा नेक्स्ट प्लेटफॉर्म के लिए एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया को भी टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है, ठीक है। अदर अवार्ड्स देखें तो HSBC लाइफ इंटरनेशनल लिमिटेड जो है, मतलब इंटरनेशनल जो फर्म है, ठीक है, उसको लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। देन जनरल इंश्योरेंस कंपनी ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है एलियांस जनरल इंश्योरेंस कंपनी फ्रॉम मलेशिया। देन नानशान लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड जो है इसे हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। री इंश्योरेंस ग्रुप ऑफ अमेरिका लाइफ री इंश्योरर ऑफ द ईयर का अवार्ड। एजुकेशनल सर्विस प्रोवाइडर ऑफ द ईयर ये मिला है सिंगापुर कॉलेज ऑफ इंश्योरेंस को। देन अभी हमने डिस्कस किया गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड जो है इसे डिजिटल इंश्योरर ऑफ द ईयर मिला है। देन टेपिंग री इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड इसे जनरल री इंश्योरेंस ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। ब्रोकर ऑफ द ईयर मार्श एशिया सिंग लाइफ जो है इन्हें सस्टेनेबिलिटी अवार्ड मिला है। इसके अलावा आपका परसेप्टिविटी जो है इसे इंश्योरटेक ऑफ द ईयर मिला है। देन टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव ऑफ द ईयर ये इंडिया की एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड को मिला है। AI इनिशिएटिव ऑफ द ईयर सॉफ्ट लॉजिक लाइफ इंश्योरेंस। देन पर्ल्स जो है इसे सर्विस प्रोवाइडर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। देन आपका भूनो घिमेर जो है नेपाल इंश्योरेंस अथॉरिटी है, इन्हें यंग लीडर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। सोनी श्रीवास्तवा डुसाचे बैंक AG जो है इनको कॉर्पोरेट रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। ऐसे ही जसलीन कोहली अभी हमने डिस्कस किया वुमेन लीडर ऑफ द ईयर। देन मिशेल F रोसेला जो फिलीपींस की इंश्योरर एंड री इंश्योरर एसोसिएशन है, इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका न्यूज, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना जो इनिशिएटिव है बिहार गवर्नमेंट का, इसे वर्चुअली PM मोदी द्वारा लॉन्च किया गया है। इस स्कीम का मेन एम है एटलीस्ट फैमिली की एक वुमेन को इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट बनाना, ठीक है। इस स्कीम के तहत 10,000 रुपीज का फाइनेंशियल असिस्टेंट डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर द्वारा जो लेडी है उसके अकाउंट में प्रोवाइड किया जाएगा एंड उनके बिजनेस परफॉर्मेंस पे बेस्ड जो है एडिशनल अप टू 2 लाख तक का फाइनेंशियल सपोर्ट भी प्रोवाइड किया जाएगा सेकेंड फेज में, लेटर फेज में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज which aviation company partnered with Digi Yatra to provide smooth contactless boarding experience? तो यहाँ पे इनमें से कौन सा एविएशन कंपनी है जिसने पार्टनरशिप की थी डिजी यात्रा के साथ, ताकि कॉन्टैक्टलेस बोर्डिंग एक्सपीरियंस जो है, बेसिकली डिजिटल बोर्डिंग की यहाँ पे बात की जा रही है कि जहाँ पे आप जो है ऐप के थ्रू अपना डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे जो है शो कर सकते हो और कॉन्टैक्टलेस बोर्डिंग एक्सपीरियंस यहाँ पे आपका रहेगा, ठीक है। और ये कोलैबोरेशन या ये पार्टनरशिप हुई थी इंडिगो एंड डिजी यात्रा के बीच में, राइट। सो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर D, ठीक है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे आपकी न्यूज है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, एक स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम है सीता।
स्कीम फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी एसोसिएशन विद आधार। तो इसका नाम याद रखना, फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, ठीक है। इसका मेन एम क्या है? प्रमोट करना इनोवेशन एंड कोलैबोरेशन इन द फील्ड ऑफ डिजिटल आइडेंटिटी, सो दैट ये आपका मतलब यहाँ पे जो इंडिया का आइडेंटिटी इकोसिस्टम है इसको और सिक्योर हम बना सकें, एडवांस बना सकें और फ्यूचर रेडी बना सकें, ठीक है। नाउ ये जो स्कीम है इसका काम क्या रहेगा? इट विल ब्रिंग टुगेदर स्टार्टअप्स, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन एंड इंडस्ट्री पार्टनर्स टुगेदर। एंड ये यहाँ पे क्या बोला गया है कि ये जो पार्टिसिपेंट्स हैं ये काम करेंगे UIDAI के साथ डेवलप करने में नई टेक्नोलॉजीज एंड सॉल्यूशन डिजिटल आइडेंटिटी के लिए। फाइन। अब फोकस एरिया इसका क्या रहेगा? आपका बायोमेट्रिक्स पे, ऑथेंटिकेशन सिस्टम पे, AI पे, डेटा प्राइवेसी पे, सिक्योर आइडेंटिटी एप्लीकेशंस पे, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, पहले हम इसका पायलट फेज आपका चलाएंगे जिसमें कुछ आपके स्पेसिफिक चैलेंजेस जो हैं वो यहाँ पे रहेंगे स्टार्टअप्स, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन एंड इंडस्ट्री पार्टनर्स के लिए। जैसे ये इसमें रहेगा फेस लाइवनेस डिटेक्शन। आप सभी को पता है आजकल क्या होता है, फेक फेसेस, जैसे डीप फेक का आपने कितना किस्सा सुना है, ठीक है, सोशल मीडिया पे बहुत रहता है। तो इस चीज़ से हमें कैसा छुटकारा मिलेगा कि हम आइडेंटिफाई कर पाएं कि जो फेस है वो रियल है कि नहीं है, ठीक है। इट विल प्रिवेंट आइडेंटिफाई स्पूफिंग यूजिंग फेक फेसेस, जैसे फोटोज, वीडियोस, मास्क, डीप फेक्स जो भी होता है आपका, राइट। सो यहाँ पे जो स्टार्टअप्स हैं ये क्रिएट करेंगे ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट जो डिटेक्ट कर पाएगा कि जो फेस है वो रियल है कि नहीं है, राइट। दूसरा यहाँ पे चैलेंज क्या रहेगा? प्रिवेंशन अटैक डिटेक्शन, कि ये डिटेक्ट करेगा मैनिपुलेटेड और फेक फाइनेंशियल इमेजेस को, ठीक है। तीसरा रहेगा कॉन्टैक्टलेस फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन, कि आपके डिवाइस में हमारा जो फिंगरप्रिंट है, जैसे अभी क्या होता है फिंगरप्रिंट कैसे आपका जो है बायोमेट्रिक कैसा होता है, डिवाइस पे आप अंगूठा अपना लगाते हो, ठीक है, मतलब आपको जो आपकी उंगली है, आपका थंब है, वो टच होता है डिवाइस में। इन्होंने क्या बोला है कि हम ऐसा सॉफ्टवेयर बनाएंगे जो आपका बिना टच करे डिवाइस पे स्कैन करेगा। तो इस टाइप के चैलेंजेस यहाँ पे इनिशियल फेज में रखे गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो स्टार्टअप हब है एंड नेस्कॉम जो आपका है, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज एंड UIDAI, इन तीनों के बीच में अग्रीमेंट साइन हुआ, एक MOU साइन हुआ है। एंड यहाँ पे जो है एज अ स्ट्रेटेजिक पार्टनर ये यहाँ पे काम करेंगे टू एडवांस द ऑब्जेक्टिव ऑफ सीता स्कीम, ठीक है। अब यहाँ पे जो स्टार्टअप हब है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, ये यहाँ पे प्रोवाइड करेगा टेक्निकल मॉनिटरिंग, इंक्यूबेशन, एक्सीलरेटर सपोर्ट स्टार्टअप्स को एंड इनोवेटर्स को। नेस्कॉम क्या करेगा? ये ऑफर करेगा इंडस्ट्री कनेक्शन, ग्लोबल आउटरीच, एंटरप्रेन्योरल सपोर्ट, ठीक है। तो ये यहाँ पे इस टाइप का सपोर्ट यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे UIDAI को। फाइन। अब बात करते हैं UIDAI की स्टार्टअप इन्फॉर्मेशन की। इसके CEO है करंटली भुवनेश कुमार, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसे 2009 में स्टैब्लिश किया गया था। नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज आती है स्टेट माइनिंग रेडीनेस इंडेक्स की। अब ये जो इनिशिएटिव है इसको मिनिस्ट्री ऑफ माइन द्वारा आपका लॉन्च किया गया था एक्सेस करने के लिए एंड रैंक करने के लिए इंडियन स्टेट्स को कि उनका जो प्रिपेयर्डनेस है, उनकी जो परफॉर्मेंस है उसके बेसिस पे माइनिंग सेक्टर में उनकी क्या प्रिपेयर्डनेस है, परफॉर्मेंस है, उसके बेसिस पे उनको रैंकिंग यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। इसे वैसे तो सितंबर 2024 में लॉन्च किया गया था, रिलीज किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ माइंस द्वारा। और इसका काम क्या रहेगा? ये इवैल्यूएट करेगा स्टेट्स अक्रॉस 17 रिफॉर्म एरियाज एंड इसमें रहेंगे आपके लगभग 79 पैरामीटर्स, ठीक है। अब की पैरामीटर्स की बात करें तो इसमें ऑक्शन परफॉर्मेंस आपका आएगा, अर्ली माइन ऑपरेशनलाइजेशन, थर्स्ट ऑन एक्सप्लोरेशन, ये सारी चीजें इसमें पैरामीटर्स के तौर पे रहेंगी, ठीक है। अब यहाँ पे स्टेट्स को 3 कैटेगरी में यहाँ पे डिवाइड किया जा रहा है। कैटेगरी ए होती है आपकी मिनरल रिच स्टेट्स, कैटेगरी बी स्टेट्स विद मॉडरेट मिनरल रिसोर्सेज, कैटेगरी सी स्टेट्स विद अ लिमिटेड मिनरल रिसोर्सेज। ये आपका पहला एडिशन है जो यहाँ पे रिलीज किया गया है स्टेट माइनिंग रेडीनेस इंडेक्स का, ठीक है। अब 3 कैटेगरी की यहाँ पे बात की है, इस पे कौन कौन से स्टेट्स हैं जिनको रैंक 1 मिली है, 2 मिली है, 3 मिली है, वो देख लेते हैं। कैटेगरी ए में रैंक 1 मध्य प्रदेश की है, रैंक 2 आपकी राजस्थान की है, रैंक 3 गुजरात की है। कैटेगरी बी की बात करें तो गोवा पहले नंबर पे, फॉलोड बाय यूपी एंड असम, ठीक है। कैटेगरी 3 में पंजाब जो है इसकी फर्स्ट रैंक है, फॉलोड बाय उत्तराखंड एंड त्रिपुरा। फाइन।
अब यहाँ पे आपको नोट करना है, स्ट्रेंथन करने के लिए माइनिंग सेक्टर रिफॉर्म्स को और इंसेंटिवाइज करने के लिए बेटर स्टेट्स परफॉर्मेंस, जो आपका ये इंडेक्स है, इसको लिंक किया गया है एक और स्कीम के साथ, स्पेशल असिस्टेंट टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट स्कीम फॉर फाइनेंशियल ईयर 2026। तो यहाँ पे जो आपकी स्टेट माइनिंग रेडीनेस इंडेक्स है, इसको किसके साथ लिंक किया गया है, आपकी स्पेशल असिस्टेंट टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट स्कीम के साथ। ठीक है, अब इसके तहत क्या होगा, यहाँ पे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, इसके तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एलोकेशन यहाँ पे किया है 5000 करोड़ का अंडर द स्कीम फॉर फाइनेंशियल ईयर 2026 इंसेंटिवाइज करने के लिए माइनिंग रिफॉर्म्स को। ठीक है, अब यहाँ पे परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव स्टेट्स को प्रोवाइड किया जाएगा, जैसे 900 करोड़ जो है यहाँ पे दिया जाएगा आपकी जो कैटेगरीज है, अभी हमने कैटेगरीज पढ़ी थी राइट, सो उसके जो टॉप 3 परफॉर्मेंस स्टेट्स हैं आपके, उनको यहाँ पे ये 900 करोड़ की फंडिंग यहाँ पे जो है प्रोवाइड की जाएगी उनके परफॉर्मेंस पे बेस, right? Now question here is, which state ranked first in category A under the State Mining Readiness Index 2025? So सबसे पहले नंबर पे कौन सा आपका जो है स्टेट था कैटेगरी ए में? सो आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, इट इज योर मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश आपका कैटेगरी ए में फर्स्ट रैंक होल्डर था। फाइन। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच 3 इंडियन बैंक्स हैव बीन आइडेंटिफाइड एज डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स फॉर 2025? सो रिसेंटली आरबीआई ने यहाँ पे 3 डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स जो है आइडेंटिफाई किए हैं। आप सभी को पता है कौन से बैंक्स हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, एचडीएफसी बैंक है और आईसीआईसीआई बैंक है। ये तीनों यहाँ पे हमारे जो है आपके डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स काफ़ी सालों से चले आ रहे हैं। ठीक है, अभी भी लिस्ट वही है, चेंज नहीं हुई है। ठीक है, अब ये ऐसे बैंक्स हैं विच आर टू बिग टू फेल। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे जो है नोट करने वाली बात क्या है, जो एग्जाम में पूछी जा सकती है, कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है इसको कब डेजिग्नेट किया गया था एज अ डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक? तो 2015 में आपका एसबीआई जो है इसको डेजिग्नेट किया गया था आपका डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक। ठीक है, देन 2016 में किया गया था आईसीआईसीआई बैंक को, एंड 2017 में आपका किया गया था एचडीएफसी बैंक को। ठीक है, इसमें ऐड किया गया था, ये ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे एक और चीज जो पूछी जाती है, कॉमन इक्विटी टीयर 1 जो मेंटेन करना होता है हमारे बैंकों को, ये तीनों बैंकों को मेंटेन करना होता है। ठीक है, कॉमन इक्विटी टीयर 1 रिक्वायरमेंट क्या होती है आपकी? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए ये आपकी 0.80% रहती है, जो हाई रहती है। मतलब कि अगर बैंक को शॉक लगेगा तो वो उसको जो है आपका, जैसे शॉकर होते हैं ना, वो क्या करते हैं, शॉक से बचाते हैं आपको। तो वैसे ही जब बैंक पे दुविधा आन पड़ती है तो ये जो आपका ये आपका CET1 रिक्वायरमेंट है, ये बैंकों को बचाता है उस शॉक से। ठीक है, तो HDFC बैंक का आपका 0.40% है और ICICI बैंक का आपका 0.20% इनको मेंटेन करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द OECD इकोनॉमिक आउटलुक 2025, व्हाट इज इंडियाज प्रोजेक्टेड जीडीपी ग्रोथ फॉर फाइनेंशियल ईयर 2026? सो OECD इकोनॉमिक आउटलुक 2025 का जो रिलीज किया गया था, इसके अकॉर्डिंग इंडिया की जीडीपी फोरकास्ट आपकी फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए 6.7% बताई गई है। अगर हम बात करें फाइनेंशियल ईयर 2027 की तो 6.2%, 6.4% 28 के लिए। ठीक है, इन्फ्लेशन की बात करें तो यहाँ पे इन्फ्लेशन आउटलुक फाइनेंशियल ईयर 2026 का प्रोजेक्ट किया गया है 1.9%, 3.4% बताया गया है फाइनेंशियल ईयर 2027 के लिए। ठीक है, साथ में ही फिस्कल डेफिसिट फाइनेंशियल ईयर 2026 का मेंशन किया गया था 4.5%। अब ग्लोबल ग्रोथ की बात करें तो ये कैलेंडर ईयर 2025 का आपका 3.2% है, 26 के लिए 2.9% एंड 3.1% बताया गया है कैलेंडर ईयर 2027 के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं OECD की स्टैटिक इंफॉर्मेशन। सेक्रेटरी जनरल इसके हैं मैथियास कॉर्मन, हेडक्वार्टर है पेरिस फ्रांस में और इसे 1961 में एस्टैब्लिश किया गया था। नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज है, रिसेंटली पीएम मोदी ने अप्रूव किए थे 2 मेजर इनिशिएटिव विद एन आउटले ऑफ ₹45,060 करोड़
किस चीज के लिए? स्ट्रेंथन करने के लिए इंडिया के एक्सपोर्ट इकोसिस्टम को एंड ईज लिक्विडिटी प्रेशर फॉर एक्सपोर्टर्स। अब यहाँ पे जो कैबिनेट है, यूनियन कैबिनेट, इन्होंने लॉन्च किया है आपका क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर एक्सपोर्टर्स एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन को सपोर्ट करने के लिए एक्सपोर्टर एंड इसमें भी पर्टिकुलरली जो आपके एमएसएमईज है उनको सपोर्ट करने के लिए, ठीक है, ये चीजें लॉन्च की गई हैं। और यही दोनों इनिशिएटिव है, एक तो क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर एक्सपोर्टर और दूसरा है एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन, ठीक है। ये दोनों चीजें लॉन्च हुई है, तो एक एक करके दोनों पे बात करेंगे। तो पहला आता है एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन। ये एक इनिशिएटिव है, ठीक है, जिसको हमारे यूनियन बजट जो आपका था 2025-26 को, उसमें इसको अनाउंस किया गया था स्ट्रेंथन करने के लिए इंडिया के एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस को, पर्टिकुलरली फॉर द एमएसएमईज, ठीक है, फर्स्ट टाइम एक्सपोर्टर्स एंड लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स के लिए। और इसका फाइनेंशियल आउटले आपका है 25,060 करोड़ का। और अगर हम बात करें फाइनेंशियली इसका कहां से कहां तक रहेगा ड्यूरेशन, 2025-26 से 2030-31 तक रहेगा। और इसकी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी आपकी रहेगी डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, DGFT इसकी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी रहेगी, ठीक है। और इस चीज के लिए कोलैबोरेशन यहाँ पे किया गया है, मतलब कोलैबोरेशन हुआ है डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स का, ठीक है, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ MSMEs, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आपके इसमें इंक्लूडेड हैं, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, कमोडिटी बोर्ड्स, इंडस्ट्री एसोसिएशन एंड स्टेट गवर्नमेंट्स, ठीक है। इन सबका कोलैबोरेशन हुआ है इस एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन के लिए, ठीक है। अब EPM जो है आपका एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन जो है, ये कंसोलिडेट करता है कि एक्सपोर्ट सपोर्ट स्कीम जैसे आपका इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम हो गया एंड मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव हो गया, ठीक है। ये और इसमें भी ये जो मिशन है, इसमें भी अब ये ऑपरेट कर रहा है दो इंटीग्रेटेड सब स्कीम में। पहला आपका है निर्यात प्रोत्साहन, जो फोकस करेगा ऑन इम्प्रूविंग एक्सेस टू अफोर्डेबल ट्रेड फाइनेंसेस फॉर MSMEs through your interest subvention, export factoring, collateral guarantees, credit cards for e-commerce exports and credit enhancement support for diversification into a new market, ठीक है। इसके लिए फाइनेंशियल आउटले जो दिया गया है वो है 10,401 करोड़ का, ठीक है। इसके अलावा दूसरी यहाँ पे आप देखिए आती है निर्यात दिशा। ये फोकस करेगा आपको नॉन फाइनेंशियल सपोर्ट, ठीक है। इट फोकसेस ऑन नॉन फाइनेंशियल सपोर्ट जैसे कंप्लायंस एंड सर्टिफिकेशन असिस्टेंट, इंटरनेशनल ब्रांडिंग, पैकेजिंग सपोर्ट, ट्रेड फेयर्स, वेयर हाउसिंग, लॉजिस्टिक इंसेंटिव, देन इनलैंड ट्रांसपोर्ट, रीइंबर्समेंट, ट्रेड इंटेलिजेंस एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। और इसके लिए टोटल बजट जो दिया गया है वो है आपका 14,659 करोड़ का, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर एक्सपोर्टर। ये जो स्कीम है इसका एम क्या है कि यहाँ पे प्रोवाइड किया जाए 100% क्रेडिट गारंटी कवरेज बाय द नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड, दैट इज NCGTC, टू मेंबर लेंडिंग इंस्टीट्यूशन फॉर एक्सटेंडिंग एडिशनल क्रेडिट फैसिलिटीज अप टू 20,000 करोड़, ठीक है। जो स्कीम है ये वैलिड आपकी 31 मार्च 2026 तक एंड शैल बी इम्प्लीमेंटेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज थ्रू NCGTC थ्रू योर नेशनल क्रेडिट guarantee trustee company limited, okay, and it is managed by Department of Financial Services under this organization। and यहाँ पे क्या बोला है, जो कमिटी है इसको कौन चेयर कर रहा है, सेक्रेटरी ऑफ DFS, ठीक है। जो आपके डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के सेक्रेटरी हैं वो ओवरसी कर रहे हैं स्कीम को, जिनका नाम है श्री M नागराजू, एंड ये ओवरसी करेंगे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दीज स्कीम्स फ्रॉम November 2025, ठीक है। ये जो स्कीम्स है ये स्ट्रेंथन करेगी लिक्विडिटी, इंश्योर करेगी स्मूथ बिजनेस ऑपरेशन एंड सपोर्ट करेगी इंडियाज प्रोग्रेस टुवर्ड्स दी $1 ट्रिलियन एक्सपोर्ट टारगेट, ओके। नाउ क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज द फाइनेंशियल आउटले ऑफ एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन फॉर फाइनेंशियल ईयर 2025-2026 टू 2030-2031। तो कितना फाइनेंशियल आउटले अभी हमने पढ़ा, इट इज 25,060 करोड़, ठीक है, फॉर द एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन। नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज है, रिसेंटली यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया था रैशनलाइजेशन ऑफ रॉयल्टी रेट्स फॉर 4 क्रिटिकल मिनरल्स, जिसमें ग्रेफाइट, सीजियम, रुबिडियम एंड जिरकोनियम जो है वो इंक्लूडेड है। और ये आपका रैशनलाइजेशन किया गया था रॉयल्टी रेट्स में, बूस्ट करने के लिए डोमेस्टिक प्रोडक्शन, रिड्यूस करने के लिए इंपोर्ट डिपेंडेंसी, प्रमोट करने के लिए ट्रांसपेरेंट मिनरल ब्लॉक ऑक्शंस एंड एनहांस करने के लिए इंडियाज एनर्जी एंड सप्लाई चेन सिक्योरिटी। तो रैशनलाइजेशन क्यों हुआ है, हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए,
ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन किया जाए इंडिया में इन क्रिटिकल मिनरल्स का। दूसरा कि हमारी जो इम्पोर्ट होती हैं, जैसे यहाँ पे आपके जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं वो हम इम्पोर्ट करते हैं बाहर देशों से, ठीक है, फॉरेन कंट्रीज से, और इसको हम कम करना चाहते हैं, इस वजह से ये चीज़ की गई है, ठीक है। तीसरा पॉइंट है कि ट्रांसपेरेंट मिनरल ब्लॉक ऑप्शंस यहाँ पे हो, और चौथा है हम एनहांस करें इंडिया की एनर्जी एंड स्पेशल एनर्जी सिक्योरिटी को, इस वजह से ये रैशनलाइजेशन हुआ है, ठीक है। अब ये जो मिनरल्स हैं ये इंपॉर्टेंट है किस चीज के लिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजों में ये यूज होते हैं, ठीक है। हाईटेक एंड स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स में ये ज्यादा यूज किए जाते हैं, जिसमें से ग्रेफाइट और जिरकोनियम जो है इसको लिस्ट किया गया है अंडर दी 24 क्रिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक मिनरल्स अंडर माइंस एंड मिनरल्स एक्ट 1957, ठीक है। इनके तहत इन दोनों को यहाँ पे लिस्ट किया गया है, ठीक है। अब रॉयल्टी रेट है क्या? रॉयल्टी रेट क्या होता है? गवर्नमेंट चार्ज करती है मिनरल प्रोड्यूसर को फॉर एक्सट्रैक्टिंग रिसोर्सेस and they are calculated as a percentage of average sale price और fixed per ton rate। तो गवर्नमेंट यहाँ पे चार्ज करती है मिनरल प्रोड्यूसर को, ठीक है, एक्सट्रैक्ट करने के लिए रिसोर्सेस को, राइट। सो ये आपका होता है रॉयल्टी रेट। अब यहाँ पे सीजियम की बात करें, सीजियम के लिए रॉयल्टी रेट डिटेल क्या है? 2% ऑफ एवरेज सेल प्राइस, ठीक है, विच इज चार्जेबल ऑन दी सीजियम मेटल कंटेंट इन अ ओर प्रोड्यूस्ड। देन ग्रेफाइट की बात करें तो अगर ग्रेफाइट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 80% है, विच इज 80% फिक्स कार्बन है, देन इन दैट केस 2% का रहेगा यहाँ पे। वहीं पे ग्रेफाइट अगर लेस देन 80% फिक्स कार्बन है, इन दैट केस 4% यहाँ पे लगेगा आपका एवरेज सेल प्राइस पे, ठीक है। रूबिडियम की बात करें तो इसमें 2% ऑफ एवरेज सेल प्राइस है, एंड जिरकोनियम में ये आपका 1% है, ठीक है। नाउ ग्रेफाइट की अगर हम बात करें तो ग्रेफाइट आपका यूज किया जाता है इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरीज में, ईवी बैटरीज में बेसिकली हम इसे यूज करते हैं, ठीक है। और इंडिया जो है अभी 60% जो है इंपोर्ट करता है ग्रेफाइट को फॉरेन कंट्रीज से। करंटली 9 ग्रेफाइट माइंस यहाँ पे ऑपरेशनल है इंडिया में, एंड 27 ब्लॉक्स जो हैं दे हैव बीन ऑक्शन्ड, एंड 20 ब्लॉक्स फ्रॉम GSI एंड MECL आर रेडी फॉर ऑक्शन, ठीक है। एंड अबाउट 26 ब्लॉक्स जो हैं दे आर अंडर एक्सप्लोरेशन। अगर हम बात करें जिरकोनियम की तो ये आपका न्यूक्लियर एनर्जी में यूज किया जाता है, एरोस्पेस में, हेल्थ केयर एंड मैन्युफैक्चरिंग ड्यू टू कोरोजन रेसिस्टेंस एंड हाई टेम्परेचर स्टेबिलिटी। देन सीजियम की बात करें तो इसे हाईटेक इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज किया जाता है, जैसे एटॉमिक क्लॉक्स में, GPS सिस्टम में हम इसे यूज करते हैं। ऐसे ही रूबिडियम जो है इसे हम आपके यूज करते हैं स्पेशलिटी ग्लासेस में फॉर फाइबर ऑप्टिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, नाइट विजन डिवाइसेस में, ठीक है। नाउ अब करते हैं क्वेश्चन इस पे बेस्ड। सो यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है रैशनलाइजेशन ऑफ रॉयल्टी रेट्स फॉर विच ग्रुप ऑफ मिनरल्स, ठीक है। इनमें से कौन से आपके मिनरल्स का ग्रुप है जिसके लिए रैशनलाइजेशन अभी हुआ है? एक तो ग्रेफाइट का हुआ है, दूसरा आपका है जिरकोनियम, देन रूबिडियम और सीजियम, ठीक है। तो ये चारों किसमें है? ऑप्शन नंबर बी में है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज है, रिसेंटली RBI ने लॉन्च किए थे आपके 3 सर्वेस। कौन कौन से सर्वे हैं? इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन सर्वे ऑफ हाउस होल्ड, रूरल कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे, एंड तीसरा है अर्बन कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे, ठीक है। अब ये जो सर्वे है ये क्या बताते हैं या क्यों किया जा रहा है? ताकि RBI जो है कंज्यूमर के जो परसेप्शन है ऑन दी इन्फ्लेशन, इकोनॉमिक कंडीशन एंड स्पेंडिंग बिहेवियर, इनको समझ पाए, ठीक है। इसलिए ये सर्वेज RBI द्वारा कराए गए थे। अब इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन सर्वे जो है ऑफ अ हाउस होल्ड, ये कलेक्ट करेगा हाउस होल्ड परसेप्शन एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ इन्फ्लेशन बेस्ड ऑन देयर ओन कंजप्शन बास्केट, ठीक है। और ये आपका कंडक्ट कराया गया था 19 मेजर सिटीज में, जिसमें दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद, जयपुर, लखनऊ जैसी आपकी जो सिटीज हैं वो इंक्लूडेड हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इसमें पूछा क्या गया था कि जो प्राइस चेंजेस हैं फॉर जनरल एंड स्पेसिफिक कमोडिटीज, उनके बारे में यहाँ पे पूछा गया था आने वाले 3 महीनों में और नेक्स्ट 1 ईयर में, इनके बारे में डिटेल यहाँ पे ली गई थी कंज्यूमर से, ठीक है। नेक्स्ट है रूरल कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे। अब ये जो सर्वे है ये बाय मंथली सर्वे है जो फोकस करता है हाउस होल्ड्स इन रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज अक्रॉस 31 स्टेट्स एंड यूटीज, और ये कलेक्ट करता है इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द ओवरऑल इकोनॉमिक सिचुएशन, एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो,
प्राइस लेवल, इनकम, स्पेंडिंग पैटर्न्स क्या हैं उनके बारे में, ठीक है। नेक्स्ट आता है अर्बन कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे, ये आपका अगेन बाय मंथली होगा एंड ये सर्वे कैप्चर करेगा आपके इंफॉर्मेशन अर्बन हाउस होल्ड्स के अक्रॉस 19 सिटीज एंड ये गैदर करेगा आपके इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इकोनॉमिक कंडीशंस, एम्प्लॉयमेंट, इनकम एंड स्पेंडिंग और प्राइस ट्रेंड्स के बारे में, ठीक है। नाउ आप डिटेल्स पे बेस्ड क्वेश्चन कर लेते हैं। सो इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन सर्वे ऑफ हाउस होल्ड इज कंडक्टेड अक्रॉस हाउ मेनी मेजर इंडियन सिटीज। तो अभी हमने पढ़ा 19 सिटीज में ये सर्वे आपका कराया गया था, ठीक है। आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर सी। कौन कौन सी आपकी सिटीज हैं इसमें? अहमदाबाद है, बेंगलुरु है, भोपाल है, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, देन आपका चेन्नई है, ठीक है, दिल्ली है, हैदराबाद है, जयपुर है, कोलकाता है, गुवाहाटी है आपका, ठीक है, लखनऊ है, पटना है, देन रायपुर, रांची, त्रिवेंद्रपुरम, नागपुर, मुंबई, ये सारी सिटीज में ये आपका सर्वे जो है वो कराया गया था, ठीक है। इसके अलावा बात कर लेते हैं स्टैटिक इन्फॉर्मेशन की। आजकल स्टैटिक बड़ा पूछा जा रहा है। सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर कौन है करेंटली? संजय मल्होत्रा इनका नाम है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है आरबीआई का? मुंबई महाराष्ट्र में, और स्टैब्लिश किया गया था 1935 में। नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य एम सिंधिया इनॉग्रेटेड द नॉर्थ ईस्टर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्लस्टर with an investment of rupees 22.98 crore, which will serve as a main coordinating center of the Northeast Innovation Ecosystem. Where was the NEST cluster inaugurated? तो recently NEST cluster या North Eastern Science and Technology cluster अभी inaugurate किया गया है हमारे यूनियन मिनिस्टर द्वारा, और ये inaugurate किया गया था IIT गुवाहाटी में, ठीक है। और इस क्लस्टर के लिए इन्वेस्टमेंट की गई है 22.98 करोड़ की, ठीक है। नाउ फोकस एरिया इसका क्या रहेगा? 4 वर्टिकल्स में। पहला है ग्रासरूट इनोवेशन, दूसरा है सेमीकंडक्टर एंड एआई, तीसरा है बैम्बू बेस्ड टेक्नोलॉजीज एंड चौथा है बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक। तो इन पे ये फोकस करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने फाउंडेशन स्टोन भी रखा था फॉर द ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोजेक्ट्स वर्थ रुपीज 635 करोड़ अक्रॉस असम, ठीक है। इसमें और कौन कौन से प्रोजेक्ट आपके प्रपोज किए गए हैं? जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, यहाँ पे 65 न्यू सेकेंडरी स्कूल बिल्डिंग्स जो हैं कंस्ट्रक्ट की जाएंगी। देन अपग्रेड किया जाएगा रोड कनेक्टिविटीज को, ठीक है। देन ब्रिज कंस्ट्रक्शन की बात यहाँ पे की गई है कि यहाँ पे बिल्ड किया जाएगा रेनफोर्स्ड सीमेंट कॉन्क्रीट ब्रिज, ठीक है, इन जगहों पे, ठीक है। सिलोनीजन टू धनसिरी पर घाट, यहाँ पे इस ब्रिज को कंस्ट्रक्ट किया जाएगा विद अ कॉस्ट ऑफ 20.59 करोड़, ठीक है। इसके अलावा डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल ई स्टेट्स यहाँ पे किए जाएंगे एट दी राम फलबिल वर्थ रुपीज 14.40 करोड़ एंड लाखी बाजार वर्थ रुपीज 18.40 करोड़, ओके, 40 करोड़। नाउ इस पे भी क्वेश्चन कर लेते हैं। सो कौन सी सिटी आपकी है इसमें से जो होस्ट करेगी 4th एडिशन ऑफ एशियन यूथ गेम्स जो 2029 में होगा? सो अभी हमने पढ़ा इट इज तशकिंद, उज्बेकिस्तान, ठीक है। इसके अलावा आपको नोट करना है रिसेंटली इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन जो है इन्होंने अनाउंस किया है कि कैश रिवॉर्ड प्रोवाइड करेंगे हमारे एथलीट्स एंड कोचेस को जिन्होंने 3rd एडिशन में अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। जैसे गोल्ड मेडलिस्ट जो है उनको 5 लाख का अवार्ड दिया जाएगा। देन 3 लाख का सिल्वर मेडलिस्ट को, ब्रॉन्ज मेडलिस्ट जो है उनको 2 लाख का दिया जाएगा, और जो 4th प्लेसेस पे आए हैं उनको 50,000 का अमाउंट यहाँ पे दिया जाएगा। इसके अलावा जो कोचेस हैं उन्हें 1 लाख का अमाउंट यहाँ पे दिया जाएगा, एंड जो हमारी कबड्डी टीम्स हैं उनको 10 लाख का, मतलब बॉयज एंड गर्ल्स की जो कबड्डी टीम्स थी उनको उनके एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस के लिए 10 लाख का यहाँ पे अमाउंट दिया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे जो ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया है जिसने ऑर्गेनाइज किया था 3rd एडिशन को, इसके प्रेसिडेंट कौन है? रणधीर सिंह, एंड हेडक्वार्टर इसका कुवैत सिटी में लोकेटेड है, और स्टैब्लिश कब किया गया था? 1982 में से स्टैब्लिश किया गया था। नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज है, रिसेंटली G20 ग्लोबल इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2025 की रिलीज की गई है, ठीक है। ये रिपोर्ट किसने रिलीज की है? G20 एक्स्ट्राऑर्डिनरी कमिटी ऑफ इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स ऑन ग्लोबल इनइक्वालिटी, एंड दिस कमिटी इज चेयर्ड बाय द प्रोफेसर जोसेफ स्टिग्लिट्ज, ठीक है। अब जो रिपोर्ट है ये हमें बताती है स्टडीज हाउ इनकम एंड वेल्थ आर डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड द वर्ल्ड, कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है ग्लोबली, एंड हाउ इनइक्वालिटी हैज चेंज ओवर टाइम, ठीक है। सो यहाँ पे इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 43% ऑफ कंट्रीज जो हैं दे हैव अ हाई इनकम इनइक्वालिटी, ठीक है। मतलब इनका जो गिनी कोफिशिएंट है वो आपका अबव 0.4 है। गिनी कोफिशिएंट अगर 0 होता है इसका मतलब है परफेक्ट इनकम इक्वालिटी है,
वहीं पे अगर कोफिशिएंट 1 होता है तो इसका मतलब परफेक्ट इनकम इनइक्वालिटी है। वहीं पे ये बता रहा है 0.4% मतलब 0 से ज्यादा है और 1% से 1 कोफिशिएंट 1 से ये कम है। दैट मीन्स कि यहाँ पे जो इनकम इनइक्वालिटी है वो हाई है। ठीक है, वेल्थ इनइक्वालिटी की बात करें तो यहाँ पे डेटा दिया गया है 2000 से 2024 के बीच का, जहाँ पे जो ग्लोबली जो रिचेस्ट 1% जो है दे हैव कैप्चर्ड 41% ऑफ ऑल वेल्थ क्रिएटेड एंड बॉटम 50 जो है आपके ऑफ अ ग्लोबल पॉपुलेशन दे हैव रिसीव्ड जस्ट 1% ऑफ अ न्यू वेल्थ। ठीक है, अगर यहीं पे हम बात करें इंडिया की तो यहाँ पे बोलते हैं ना जो रिच हैं वो और रिच होते जा रहे हैं और जो गरीब हैं वो और गरीब होते जा रहे हैं। तो वही चीज यहाँ पे बोली है, richest 1% saw their share of wealth grow by 62% over the same period, मतलब 2000 से 2024 की यहाँ पे बात की जा रही है। ठीक है, देन ग्लोबल फूड इनसिक्योरिटी की बात करें तो 4 में से 1 जना ऐसा है वर्ल्ड वाइड, अबाउट 2.3 बिलियन पीपल, ठीक है, जो फेस कर रहे हैं मॉडरेट और सीवर फूड इनसिक्योरिटी। 2019 से यहाँ पे कंपेयर किया जा रहा है। An additional 335 million people are regularly skipped meals, क्योंकि इनके पास फूड ही नहीं है, फूड एक्सेस ही नहीं है। ठीक है, जिसकी वजह से ये भूखे बेचारे जो हैं भूखे मर रहे हैं, उन्हें स्किप करना पड़ता है अपना मील, राइट। अब यहाँ पे G20 की बात हो रही है तो G20 की प्रेसिडेंसी किसके पास है? साउथ अफ्रीका के पास है, जो 1 दिसंबर 2024 से स्टार्ट हुई थी और 30 नवंबर 2025 को ये आपकी खत्म हो जाएगी। ठीक है, सो इस पे बेस्ड क्वेश्चन कर लेते हैं। तो आपका क्वेश्चन क्या है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द G20 रिपोर्ट ऑन ग्लोबल इनइक्वालिटी। पहला स्टेटमेंट आपका कह रहा है 83% ऑफ कंट्रीज वर्ल्ड वाइड एग्जिबिट हाई इनकम इनइक्वालिटी रिफ्लेक्टेड अ गिनी कोफिशिएंट अबव 0.4। नेक्स्ट आपका है the richest 1% captured 41% of all new global wealth generated between 2000 and 2024. Next है the Sub-Sahara Africa shows the highest regional income inequality with a Gini coefficient of 0.61. Next is in India the wealth share of a richest 1% increased by 62% between 2000 to 2023. Next है nearly 2.3 billion people face moderate or severe food insecurity accounting for about 1/4 of ग्लोबल पॉपुलेशन। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? इट इज ऑप्शन नंबर ई, दैट इज 1, 2, 3, 4 एंड 5 आर करेक्ट। सारी स्टेटमेंट्स आपके यहाँ पे करेक्ट हैं। सो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर ई। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंडियन स्टेट बिकम द फर्स्ट टू साइन लेटर ऑफ इंटेंट विद स्टारलिंक फॉर सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विसेज। तो इनमें से कौन सा इंडियन स्टेट है जो पहला स्टेट बना है जिसने लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया है स्टारलिंक के साथ, एलॉन मस्क की जो आपकी कंपनी है। ठीक है, सो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज महाराष्ट्र। ठीक है, अब स्टारलिंक जो है ये डिप्लॉय करेगा हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस इन रिमोट एंड अंडर सर्व्ड डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, जैसे आपका गढ़चिरौली हो गया, नंदुरबार, वसीम और आपका धाराशिव हो गया इन महाराष्ट्र। ठीक है, इसके अलावा सैटेलाइट इंटरनेट टर्मिनल्स जो हैं वो इंस्टॉल किए जाएंगे स्कूल, हेल्थ केयर सेंटर, डिजास्टर कंट्रोल रूम्स में एंड फॉरेस्ट में एंड कोस्टल आउटपोस्ट में, while connectivity will extend to key transport routes, ports, ferries and coastal police network. Okay? अब जो यहाँ पे कंपनी है इसका प्लान है कि ये सेटअप करेंगे 9 गेटवे अर्थ स्टेशन इन मुंबई, नोएडा, हैदराबाद, चंडीगढ़, कोलकाता, आपका लखनऊ, इन सब जगहों पे, एंड दे हैज अप्लाइड फॉर 600 gigabits per second capacity through the first generation satellite constellation. Okay? Now next is, in which city was the India's first removable solar panel system between railway tracks commissioned? तो recently अभी जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज हैं उन्होंने अनाउंस किया है कि आपकी वाराणसी सिटी जो है यहाँ पे जो रेलवे ट्रैक्स हैं उनके बीच में आपके रिमूवेबल सोलर पैनल सिस्टम का मतलब एक तरह से पायलट प्रोजेक्ट यहाँ पे लॉन्च किया गया है, जिसके तहत ट्रैक्स के बीच में सोलर पैनल्स यहाँ पे लगाए गए हैं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा कौन सी सिटी है? तो वाराणसी है। ठीक है, यहाँ के बनारस लोकोमोटिव वर्क जो है यहाँ पे कमीशन किया गया है आपका पहला रिमूवेबल सोलर पैनल सिस्टम। ठीक है, बिटवीन दी रेलवे ट्रैक्स। ठीक है, और इसका पहला प्रोजेक्ट आपका था बनारस लोकोमोटिव वर्क्स लाइन नंबर 90। ओके, अब बात करें सिस्टम डिटेल्स की, तो लेंथ इसकी 70 मीटर्स की है, नंबर ऑफ पैनल्स इसमें 28 यूज किए गए हैं, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जो है वो है 15 किलोवाट पीक की। ठीक है, पावर डेंसिटी की बात करें तो ये 220 किलोवाट
किलोवाट पीक पर किलोमीटर्स है और एनर्जी डेंसिटी इसकी आपकी है 880 यूनिट्स पर किलोमीटर पर डे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन इन इंडियन टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी दैट इज फेथ हैज अनवील्ड इट्स टूरिज्म विजन 2047, जो एक रोड मैप है, डिजाइन किया गया है बूस्ट करने के लिए इंडिया के टूरिज्म इकोनॉमी को $2 ट्रिलियन बाय 2047। तो फेथ का रोड मैप है कि हमारी जो इकोनॉमी है, इंडिया की जो टूरिज्म इकोनॉमी है, उसको हम बढ़ाएं और उसको हम $3 ट्रिलियन कर दें बाय दी 2047। ओके, तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, फेथ ने अनवील किया था ये रोड मैप फेथ कॉन्क्लेव 2025, जो आपका न्यू दिल्ली में हुआ था, और इसका थीम था इंडियन टूरिज्म इनविंसिबल स्पिरिट। ठीक है, अब रोड मैप के तहत और क्या टारगेट है? 100 मिलियन इनबाउंड टूरिस्ट हमें जो है करने हैं। ठीक है, 20 बिलियन डोमेस्टिक विजिट्स होने चाहिए, 200 मिलियन टूरिज्म रिलेटेड जॉब्स यहाँ पे जो है आपकी लाई जाए, फिर $400 बिलियन फॉरेक्स अर्निंग जो है वो हमारी हो। तो ये सब रोड मैप के टारगेट हैं। इसके अलावा जीडीपी गोल हमारा क्या है कि 2047 तक जो टूरिज्म सेक्टर है वो जीडीपी में अपना जो शेयर है, जो कंट्रीब्यूशन है, वो 5% से इंक्रीज करके 10% कर दें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन साउथ ईस्ट एशिया रीजन ऑफिस हैज डिक्लेयर्ड रूबेला हैज बीन एलिमिनेटेड एज अ पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम इन विच कंट्री? तो इनमें से कौन सी कंट्री है जिससे रिसेंटली रूबेला जो है, जो पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है, वो एलिमिनेट हो गया है? रूबेला ऐसा होता है, देखो इस टाइप की जो है पैचेस से आपके हो जाते हैं। ठीक है, जो आपका और इसके सिम्टम्स की बात करें तो फीवर, ड्राई कफ और रनिंग नोज जो है इसके सिम्टम होते हैं। बेसिकली वायरस सिम्टम्स इसके हैं। ठीक है, और यहाँ पे रिसेंटली नेपाल जो है आपका 6th कंट्री बन गया है साउथ एशिया में जिसने एलिमिनेट किया है रूबेला को। ठीक है, इससे पहले आपका भूटान, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोरिया, देन मालदीव्स, श्रीलंका एंड तिमोर लेस्ते, ये आपके साउथ ईस्ट नेशन है जिन्होंने एलिमिनेट किया है रूबेला को। ओके, बिफोर नेपाल। Next is, in August 2025, the Department of Food and Public Distribution under the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution signed a letter of intent with which organization to strengthen cooperation in addressing global hunger? तो इनमें से कौन सी आपकी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके साथ जो है लेटर ऑफ इंटेंट आपका यहाँ पे साइन हुआ है डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन का? तो इट इज वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। ठीक है, इट इज यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। ओके, आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ पे इस अग्रीमेंट के तहत 2 लाख मेट्रिक टन ऑफ फोर्टिफाइड राइस जो है वो आपके नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए 5 ईयर्स में सप्लाई किए जाएंगे। ठीक है, नाउ स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन भी कवर कर लेते हैं वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के। इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं सिंडी मैकेन। हेडक्वार्टर आपका रोम इटली में लोकेटेड है और इसे 1961 में आपका एस्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन इन कोलैबोरेशन विद द IIT मद्रास लॉन्च इंडियाज फर्स्ट लर्निंग एक्सेलरेटर to empower educators and students with the AI tools and training? तो रिसेंटली आपका ओपन AI जो है इन्होंने IIT मद्रास के साथ कोलैबोरेशन किया है एंड यहाँ पे कमिटमेंट किया गया है ओपन AI द्वारा कि ये $5 लाख का अमाउंट जो है, जो फंड है, वो IIT मद्रास को देंगे। किस चीज के लिए? लॉन्ग टर्म रिसर्च ऑन AI इम्पैक्ट ऑन टीचिंग एंड लर्निंग आउटकम्स एंड कॉग्निशन के लिए। ठीक है, 5 साल के लिए ये अमाउंट दिया गया है। ठीक है, रिसर्च करने के लिए। ओके, नाउ ओपन AI की बात करें, इसके करंट CEO हैं सैम एल्टमैन, हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में है और इसे 2015 में आपका एस्टैब्लिश किया गया था। फाइन, नाउ नेक्स्ट इज ओपन AI ने, अभी हमने पढ़ा कि 5 साल के लिए इन्होंने जो है फंड यहाँ पे कमिट किया है। इसके अलावा ओपन AI जो है अपना फर्स्ट ऑफिस ओपन करेगा इंडिया में इस साल के अंत तक। ठीक है, 2025 में ऐसा बोला गया है। इसके अलावा ओपन AI जो है ये डिस्ट्रीब्यूट करेगा अप्रोक्सीमेटली 5 लाख फ्री चैट GPT लाइसेंस टीचर्स को एंड स्टूडेंट्स को गवर्नमेंट स्कूल्स के। ठीक है, क्लास 1st to 12th के स्टूडेंट्स ये होंगे अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन रेगुलेटेड इंस्टीट्यूशन इन द 6th month।
ठीक है, 6 महीने की यहाँ पे बात की गई, 6 महीने में ये 5 लाख फ्री चैट जीपीटी लाइसेंस डिस्ट्रीब्यूट करेगा ओपन एआई। ठीक है, इसके अलावा राघव गुप्ता जो है, जो आपके फॉर्मर एमडी थे कोरेसेरा के इंडिया एंड एशिया पैसिफिक के, इनको अपॉइंट किया गया है हेड ऑफ एजुकेशन फॉर इंडिया एंड एशिया पैसिफिक। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। Now next आपका क्वेश्चन है, recently in August the Union Minister of Health and Family Welfare JP Nadda launched various key public health welfare initiatives in Madhya Pradesh. Identify which of the following option is correct. तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपको बताना है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि यूनियन मिनिस्टर जेपी नड्डा ने एंड जो आपके एमपी हैं मोहन यादव मध्य प्रदेश के, इन्होंने वर्चुअली इनॉग्रेट किया था न्यूली बिल्ड गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस इन श्योपुर एंड सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है, इन्होंने लॉन्च किया था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयुष्मान भारत वे वंदना कार्ड्स फॉर 8 lakh senior citizen and handed over PVC cards to 5 elderly beneficiaries during the event. नेक्स्ट है कि इन्होंने लॉन्च किया था आयुष्मान शक्ति स्मार्ट चैटबॉट, एक इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म है which enables the citizens to easily access the information and support under the health schemes. इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट आपका बोल रहा है एक न्यू डिजिटल प्लेटफॉर्म आशा संवाद जो है वो आपका लॉन्च किया गया था इस इवेंट में, enabling the health department to directly interact with the ASHA workers, accredited social health activist worker for 20 minutes every Thursday. And the last says all of the above are correct. तो सारे स्टेटमेंट्स ये आपके करेक्ट हैं। आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, इसके अलावा कुछ अग्रीमेंट्स जो हैं वो भी यहाँ पे इस इवेंट में साइन किए गए थे बिटवीन दी प्राइवेट इन्वेस्टर्स टू सेट अप न्यू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस इन 4 डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी, बेतुल, पाना, धार एंड कांती। ठीक है, इन डिस्ट्रिक्ट्स में मेडिकल कॉलेजेस सेटअप करने की बात की गई है और इस चीज के लिए अग्रीमेंट यहाँ पे प्राइवेट इन्वेस्टर्स के साथ साइन हुआ है अंडर दी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल। नेक्स्ट है कि यूनियन मिनिस्टर जो है इन्होंने हैंडओवर किया था लेटर ऑफ परमिशन फॉर द एडमिशन ऑफ 100 बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ सर्जरी सीट्स ईच एट दी न्यू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस जो इन्होंने लॉन्च किए थे, इनॉग्रेट किए थे। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने मैटरनल न्यूट्रिशन अवेयरनेस मटेरियल यहाँ पे जो है रिलीज किया था एंड ही इंट्रोड्यूस द रिवाइज्ड मदर चाइल्ड प्रोटेक्शन कार्ड। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट रिगार्डिंग द अप्रूवल ऑफ अ प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। तो जो ये आपका बिल है इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 20 तारीख को, 20 अगस्त को। ठीक है, लोकसभा में, और 20 अगस्त को ही ये पास हो गया था एंड इन 21 अगस्त इसको राज्यसभा में जो है मतलब राज्यसभा में भी ये आपका 21 तारीख को पास हो गया था। तो बेसिकली ये बिल है क्या, इस बिल के तहत आपने आजकल बड़ी न्यूज़ देखी होगी कि ऑनलाइन गेमिंग के चक्कर में कितना नुकसान हो रहा है, कितने बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, कितने लोग इसमें पैसा हार जाते हैं, करोड़ों को यहाँ पे नुकसान लोगों को होता है। सो इन सब चीज़ों से बचाने के लिए हम सभी को ये बिल आपका लाया गया है। इसे डिटेल में पढ़ेंगे, उससे पहले क्वेश्चन क्या है एक बार गो थ्रू करते हैं। तो पहला आपका यहाँ पे स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि एज पर द अप्रूवल advertising online money games will be punishable with a imprisonment up to 2 years and fine of up to 50 lakh or both। अगर एडवर्टीजमेंट यहाँ पे होता है ऑनलाइन मनी गेम्स का, इन दैट केस वो आप में मतलब उसको एज अ पनिशमेंट यहाँ पे इम्प्रिजनमेंट हो सकती है 2 साल की, और 50 लाख का फाइन भी यहाँ पे लगाया जा सकता है, या फिर दोनों ही चीज़ यहाँ पे आपकी लगाई जा सकती हैं अकॉर्डिंग टू दी कंडीशन। मतलब जो भी कंडीशन होगी उसके बेसिस पे ये सब चीज़ें करी जाएंगी। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है facilitating financial transaction for such services will be punishable with imprisonment of up to 3 years and fine यहाँ पे 1 करोड़ का लगाया जाएगा, या फिर दोनों एक साथ भी इम्पोज किए जा सकते हैं। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है नॉन कंप्लायंस विद द डायरेक्शन और गाइडलाइंस इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और अथॉरिटी विल अट्रैक्ट पेनल्टीज अप टू ₹10 लाख एंड रिस्ट्रिक्शन। तो अगर यहाँ पे नज़रअंदाज किया जाता है गाइडलाइंस को, डायरेक्शंस को गवर्नमेंट की, इन दैट केस यहाँ पे अप टू 10 लाख की पेनल्टीज लगाई जा सकती हैं और रेस्ट्रिक्शंस भी लगाए जा सकते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट आपका कह रहा है बोथ ए एंड बी एंड लास्ट इज ऑल ए बी एंड सी आर करेक्ट। ठीक है, तो लास्ट स्टेटमेंट आपका करेक्ट है कि तीनों स्टेटमेंट जो आपको प्रोवाइड की गई हैं दे ऑल आर करेक्ट। ठीक है, नाउ अब बात करते हैं इस बिल की, प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025।
ये जो हमारा बिल है, ठीक है, ये बेसिकली डिवाइड करता है ऑनलाइन गेम्स को 3 टाइप में, जैसे ई स्पोर्ट हो गया, ऑनलाइन सोशल गेम्स हो गया एंड ऑनलाइन मनी गेम्स हो गया, ठीक है। सो बेसिकली जो यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगाने की बात की जा रही है वो फोकस कर रहा है आपका ऑनलाइन मनी गेम में, जहाँ पे हम लोगों से पैसा लिया जाता है और उसके बाद हमें लालच दिया जाता है कि बड़ा प्राइज आप जीतोगे, ठीक है, और उसके बेसिस पे बहुत सारे लोगों का जो है नुकसान हुआ है, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे कुछ स्टेप्स हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी, ऐसा बताया जा रहा है। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट हैज टेकन फॉलोइंग स्टेप्स फॉर रिकॉग्निशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ई स्पोर्ट्स एंड ऑनलाइन सोशल गेम्स, ठीक है। ये चीज़ किसकी बात की जा रही है, ई स्पोर्ट और ऑनलाइन सोशल गेम्स के लिए एक मैकेनिज्म यहाँ पे क्रिएट किया जाएगा फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ई स्पोर्ट एंड ऑनलाइन सोशल गेम्स। देन गाइडलाइंस इसके लिए आपकी बनाई जाएंगी कि कैसे कंडक्ट करवाना है ई स्पोर्ट्स को, स्टैब्लिश किए जाएंगे आपके ट्रेनिंग एकेडमिक्स, ठीक है, इंसेंटिवाइज किया जाएगा प्रमोशन ऑफ ई स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स को। तो ये सारी गाइडलाइंस है आपके ई स्पोर्ट और किसके लिए, ऑनलाइन सोशल गेम्स के लिए। नाउ अब यहाँ पे एक चीज बोली गई है कि एक अथॉरिटी आपकी जो है बनाई जाएगी जो डिटरमाइन करेगी, जो हमें बताएगी या जो क्लासिफाई करेगी, कैटेगराइज करेगी आपके स्पोर्ट्स को कि कौन सा स्पोर्ट्स जो है वो ऑनलाइन मनी गेम है, ठीक है। तो ये पावर एक अथॉरिटी को दी जाएगी, ठीक है, ऐसा बोला गया है। और ये यहाँ पे क्या बोला गया है, जो गवर्नमेंट है ये प्रिस्क्राइब करेंगे कंपोजिशन एंड टर्म्स एंड कंडीशन फॉर अपॉइंटमेंट्स ऑफ द अथॉरिटी। तो ये सारा चीज गवर्नमेंट के हाथ में होगा, ठीक है। इसके अंदर कौन कौन से मेंबर होंगे, क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी, वो सारी चीज कौन तय करेगा, गवर्नमेंट तय करेगी, ठीक है। इसके अलावा एक यहाँ पे पॉइंट बताया गया है कि अगर दिस बिल एम्पावर्स ऑथराइज्ड ऑफिसर टू एंटर एंड सर्च एनी प्लेस विदाउट वारंट, अगर किसी, जैसे फॉर एग्जांपल कोई ऑर्गेनाइजेशन है और इन्हें गवर्नमेंट को लगता है कि वो इस टाइप का कुछ जैसे ऑनलाइन मनी गेम है, इस टाइप का कुछ काम कर रही है जिसमें बहुत लोगों का नुकसान हो रहा है, तो इन दैट केस यहाँ पे क्या बोला है, ये बिल पावर देता है ऑथराइज्ड ऑफिसर्स को कि वो बिना सर्च वारंट के कहीं भी सर्चिंग या उनके ऑफिस में छापा मार सकती है, बिल्डिंग्स में, व्हीकल्स में, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, मतलब ये सारी चीज़ें उन्हें बिना वारंट के ये पावर मिल जाती है कि वो कहीं भी सर्च जो है कर सकते हैं और किसी को भी अरेस्ट यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई सस्पेक्ट दिखता है तो उसे अरेस्ट किया जा सकता है विदाउट वारंट। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे बोली गई हैं। दूसरा यहाँ पे पेनल्टी की बात की गई है, अभी हमने पढ़ा ही था, ठीक है। ऑफरिंग ऑनलाइन मनी गेमिंग सर्विसेज विल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ अप टू 3 years और फाइन यहाँ पे 1 करोड़ रुपए का या दोनों ही लिख सकते हैं। दूसरा, अगर एडवर्टीजमेंट करते हैं ये ऑनलाइन मनी गेम का, इन दैट केस 2 साल की आपकी सजा है और 50 लाख तक का फाइन है, ठीक है। अगर यहाँ पे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हम प्रोवाइड कर रहे हैं ये भी पनिशेबल है, इसमें भी 3 साल की आपकी जो है जेल है और फाइन है आपका 1 करोड़ रुपए का, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे गवर्नमेंट द्वारा मेंशन की गई हैं और ये सारी चीजें मैंने पीआईबी से आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर कोई इन गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करता है, इन दैट केस सिविल पेनल्टी अप टू 10 लाख की यहाँ पे इम्पोज की जा सकती है, उस पर रेस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं, जैसे सस्पेंशन या कैंसिलेशन हो सकता है उसके रजिस्ट्रेशन का, ठीक है। ये क्लियर है। अब देखो ये जो बिल है इसका मेन एम क्या है, प्रोटेक्टिंग पीपल, सिक्योरिंग इंडिया। ये प्रिवेंट करेगा एडिक्शन को, इट स्टॉप्स फाइनेंशियल फ्रॉड, प्रोटेक्ट्स फैमिलीज, स्ट्रेंथन नेशनल सिक्योरिटी। तो ये इसका मेन एम है, प्रायोरिटी क्या है कि हम लोगों को प्रोटेक्ट करना, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ अ सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बाय अपॉइंटमेंट्स कमिटी ऑफ कैबिनेट। तो एसीसी ने इनमें से कौन से शख्स हैं जिनको एमडी बनाया है सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का, तो इनका नाम आपका है आकाश त्रिपाठी और इन्होंने सक्सीड किया है संतोष कुमार सारंगी को, ओके। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द अर्नेस्ट एंड यंग्स इकोनॉमी वॉच, बाय विच ईयर is India projected to become the world's second largest economy in terms of a purchasing power parity with an estimated GDP of 34.2 trillion US dollar। तो रिसेंटली अर्नेस्ट एंड यंग ने इनका इकोनॉमी वॉच जो है वो रिलीज किया था, जिसके अकॉर्डिंग 2038 तक हम जो है, मतलब इंडिया जो है वो वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा इन टर्म्स ऑफ परचेजिंग पावर पैरिटी एंड इट इज एस्टिमेटेड कि हम 34.2 ट्रिलियन यूएस डॉलर पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। वहीं पे अगर हम बात करें 2030 के टारगेट की, तो इंडिया अचीव करेगा 20.7 ट्रिलियन यूएस डॉलर जीडीपी इन टर्म्स ऑफ योर पीपीपी,
परचेसिंग पावर पैरिटी। ठीक है, टॉप कौन कर रहा है 2030 तक की बात करें तो लार्जेस्ट इकोनॉमी आपकी चाइना की है, और इनकी जो जीडीपी है आपकी इन टर्म्स ऑफ पीपीपी इट इज योर 42.2 ट्रिलियन $। ठीक है, ये 2030 तक का बताया गया है कि ये यहाँ तक पहुंच जाएंगे, और इंडिया 20.7 ट्रिलियन $। तक पहुंच जाएगा। ठीक है, नाउ इसके अलावा यहाँ पे प्रिडिक्ट किया गया है एवरेज प्रिडिक्टेड ग्रोथ रेट इंडिया की जो 6.5% रहेगी, एंड यूएसए की 2.1% रहेगी from in the period between 2028 to 2030। ठीक है, इसके अलावा इंडिया जो है इट इज़ प्रोजेक्टेड कि इंडिया जो है ये थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा इन टर्म्स ऑफ मार्केट एक्सचेंज रेट बाय द ईयर 2028, और हम ओवरटेक करेंगे जर्मनी को। ठीक है, now next is the government of India recently renamed which of the following institution as the Savitribai Phule National Institute of Women and Child Development। तो इनमें से कौन सा आपका जो है इंस्टीट्यूशन है जिसको रीनेम किया गया है, तो इट इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। NIPCCD को आपका रीनेम किया गया है सावित्रीबाई फुले नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, अब इस इवेंट में जो हमारी यूनियन मिनिस्टर हैं अन्नपूर्णा देवी जी, इन्होंने अनाउंस किया था कि ये रीजनल सेंटर आपका स्टैब्लिश यहाँ पे मतलब रीजनल सेंटर जो है वो स्टैब्लिश किया जाएगा रांची झारखंड में। ठीक है, एंड यहाँ पे इसका मेन काम क्या रहेगा कि हमारी जो ट्रेनिंग है और आउटरीच एफर्ट्स जो हैं उनको आपका जो है बढ़ाया जाए। ठीक है, इसके साथ ही ये जो सेंटर्स होंगे रीजनल सेंटर, ये आपके एडवांस डिप्लोमा जो है प्रोवाइड करेंगे चाइल्ड गाइडेंस एंड काउंसलिंग में, एंड ये सेंटर आपके ओवर 7 लाख फंक्शनरीज जो हैं उनको बेनिफिट पहुंचाएंगे 115 डिस्ट्रिक्ट्स में। ठीक है, इसके अलावा ये आपका जो सावित्रीबाई फुले नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, इसके रीजनल सेंटर और कहाँ पे हैं आपके, जैसे बैंगलोर में है, गुवाहाटी में, मोहाली, इंदौर और लखनऊ जैसी जगह में इसके रीजनल सेंटर्स जो हैं वो आपके अवेलेबल हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री हैज पार्टनर्ड विद इंडिया टू लॉन्च अ क्लाइमेट रेसिलेंट व्हीट इनिशिएटिव एम्ड एट रिड्यूसिंग इंडियाज डिपेंडेंसी ऑन व्हीट इंपोर्ट क्रॉसिंग $400 million एनुअली एंड बूस्टिंग लोकल फार्मिंग। तो बेसिकली इनमें से कौन सी कंट्री है जिसके साथ इंडिया ने पार्टनरशिप की है ताकि जो हमारा व्हीट इंपोर्ट है उसको हम कम कर सकें। ठीक है, तो इट इज घाना। घाना के साथ जो है हमारी ये पार्टनरशिप की है हमने। ठीक है, इंडिया और घाना के बीच में ये पार्टनरशिप हुई है, और इंडिया का अरिमा फार्म्स एंड घाना का काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है इनके बीच में पार्टनरशिप हुई है, और इस प्रोग्राम के तहत एक व्हीट प्राइड 999 जो है इसे इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसको इंडिया के ग्रीन प्राइड ने आपका डेवलप किया है। ठीक है, एंड ये आपका 6 एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स जो आपके घाना में है वहां पे टेस्ट किए गए हैं इस वैरायटी को। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपका लॉन्च किया गया है व्हीट प्राइड 999, ये डेवलप किया गया है 2 ईयर कोलैबोरेशन से। ठीक है, यहाँ पे CSIR-CRI जो है घाना की जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, एनुमा फार्म्स, मैक्सिको बेस्ड इंटरनेशनल मेज एंड व्हीट इम्प्रूवमेंट सेंटर जो है, एंड इट इज सपोर्टेड बाय इंडियन हाई कमीशन। तो इन सब के कोलैबोरेशन से ये आपका व्हीट प्राइड 999 जो है इसको बनाया गया है, डेवलप किया गया है, जिसको रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया है यहाँ पे। ठीक है, now next is which of the following option is correct with respect to external affairs ministers Dr. S Jaishankar's visit to United States। तो रिसेंटली आपका जो है विजिट हुआ था एस जयशंकर जी का यूएस में, उसी से रिलेटेड आपके सारे पॉइंट्स हैं, आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, डॉक्टर एस जयशंकर जी जो हैं इन्होंने इनॉग्रेट किया था एक एग्जीबिशन द ह्यूमन कॉस्ट ऑफ टेररिज्म इन न्यूयॉर्क, एंड इट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय द परमानेंट मिशन ऑफ इंडिया टू यूएन। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि इन्होंने 10th क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग जो थी उसको होस्ट किया था। ठीक है, उसे अटेंड किया था, सॉरी, विच वाज होस्टेड बाय यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो, और इनके साथ साथ ऑस्ट्रेलियन आपके फॉरेन मिनिस्टर थे पेनी वोंग एंड इवेया ताकेशी फ्रॉम जापान। इन्होंने भी इस क्वाड फॉरेन
मिनिस्टर्स की मीटिंग जो थी उसको उसमें पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, तीसरा पॉइंट कह रहा है कि जो कोस्ट गार्ड है आपके क्वाड नेशंस की, इन्होंने लॉन्च किया था फर्स्ट एवर क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वेशन मिशन को अंडर विल्मिंगटन डिक्लेरेशन। ठीक है, किस चीज के लिए? एनहांस करने के लिए मैरिटाइम सिक्योरिटी एंड इंटर ऑपरेबिलिटी को। नेक्स्ट आपका पॉइंट बोल रहा है जो कोऑर्डिनेशन है इन्होंने लॉन्च किया है क्रिटिकल मिनरल्स इनिशिएटिव को, ताकि इंश्योर किया जा सके अवेलेबिलिटी ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स एंड टू स्ट्रेंथन कलेक्टिव इकोनॉमिक रेसिलेंस। लास्ट आपका पॉइंट है ऑल ऑफ दी अबव आर करेक्ट, तो सारे ऑप्शन आपके करेक्ट है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नाउ कुछ और पॉइंट भी यहाँ पे हैं जो डिस्कस करेंगे। पहला क्या है? क्वाड की यहाँ पे बात हुई है कि 10th मीटिंग आपकी हुई थी क्वाड की। ठीक है, क्वाड क्या है? क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग आपका है, जिसमें 4 कंट्रीज इसका पार्ट है, एक यूएसए है, फिर इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है और जापान है। ठीक है, इसका मेन एम है कि हमें सपोर्ट करना है ओपन, स्टेबल एंड ग्रोइंग इंडो पैसिफिक को। ठीक है, विच इज इंक्लूसिव एंड रेसिलेंट। ठीक है, अब जो पहला एडिशन आपका हुआ था क्वाड लीडर्स समिट का, कब हुआ था? 2021 में हुआ था, वर्चुअली ये किया गया था। अब इसके साथ ही जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आपका होगा रिलेटेड टू कि जो नेक्स्ट समिट है क्वाड लीडर समिट, वो कहाँ पे होगी? वो इंडिया में होगी। ठीक है, इंडिया इसे होस्ट करेगा 2025 की समिट आपकी। फिर क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग जो आपकी है 2026 की, ये कौन होस्ट कर रहा है? ऑस्ट्रेलिया से होस्ट कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ अ वेब बेस्ड फ्लड फोरकास्टिंग सिस्टम रिसेंटली इनॉग्रेटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। तो रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति द्वारा एक वेब बेस्ड फ्लड फोरकास्टिंग सिस्टम जो है वो इनॉग्रेट किया गया है, जिसका नाम है सी फ्लड। ठीक है, क्या नाम है इसका? इसका नाम आपका है सी फ्लड। ठीक है, इसका काम क्या है? नाम से पता चल रहा है फ्लड फोरकास्टिंग सिस्टम, मतलब कि फ्लड आने से पहले, ठीक है, फ्लड आने से पहले ही ये आपका वार्निंग जो है जनरेट करेगा। ये क्या करेगा? वेदर फोरकास्टिंग को देखते हुए ये एटलीस्ट 2 दिन पहले जो है जो चीज़ें होने वाली होंगी वो चीज़ प्रिडिक्ट करके पहले ही जो मेजर्स लेने हैं, जो आपके एक्शन लेने हैं, उनको लेने में मदद हमारी करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा अंडर दी नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन, जिसको 2015 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, 7 साल के लिए लॉन्च किया गया था इसको। ठीक है, उसके बाद आपका फर्दर इसे एक्सटेंड किया गया था 2025 तक। फाइन, नाउ अब यहाँ पे सी फ्लड को डेवलप किसने किया है? इट इज जॉइंटली डेवलप बाय दी सीडेक, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। दूसरा है इंस्टीट्यूशन आपका सेंट्रल वाटर कमीशन, एंड तीसरा है डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुविनेशन। ठीक है, तो ये इन सब के मतलब इन सब ने जॉइंटली इसे डेवलप किया है। फाइन, अब ये आपका जो है यूज करेगा एडवांस 2D हाइड्रोडायनामिक मॉडलिंग को सिमुलेट करने के लिए फ्लड सिनेरियोज। जैसे फ्लड सिनेरियोज होते हैं, ये वैसे ही आपको दिखाएगा कि यहाँ पे फ्लड आ सकता है, उसकी पूरी मैपिंग आपकी की जाएगी। फाइन, अब ये जो है ये फ्लड फॉरकास्ट हमें प्रोवाइड करेगा अप टू द विलेज लेवल। ठीक है, विलेज लेवल तक ये हमें जो है आपका सिनेरियोज प्रोवाइड करेगा कि ऐसे ऐसी चीज़ें हो सकती हैं विद अ लीड टाइम ऑफ 2 days एंड डिलीवर्स फ्लड इनंडेशन मैप्स एंड वाटर लेवल प्रिडिक्शंस। तो ये सब चीज़ें ये हमें यहाँ पे प्रोवाइड करेगा, कितना आपका वाटर लेवल रहेगा, ये सब चीज़ें भी, इसकी इंफॉर्मेशन भी हमें ये बताएगा। ठीक है, करेंटली इसे यूज़ किया जा रहा है आपका महानदी पे छत्तीसगढ़ एंड ओडिशा में, गोदावरी महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड ओडिशा में, तापी नदी है जो आपकी है मध्य प्रदेश एंड गुजरात और महाराष्ट्र में। तो यहाँ पे इन सब जगहों पे इसे यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, Now next question है International Finance Corporation has pledged how much funding to the IndiGrid Trust to construct India's largest 180 megawatt standalone battery energy storage system project in Gujarat। तो recently IFC जो आपका पार्ट है वर्ल्ड बैंक का, इसने अप्रूवल दिया है कि ये 460 करोड़ का अमाउंट जो है वो इंडिग्रिड ट्रस्ट को देगा। ठीक है, किस चीज़ के लिए? गुजरात में आपका बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम प्रोजेक्ट को सेटअप करने के लिए, उसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे 460 करोड़ जो है वो इक्विवेलेंट होता है आपका 55 मिलियन का।
ठीक है, जिसमें से IFC अपने अकाउंट से 38.5 मिलियन $US यहाँ पे दे रहा है, और जो रेस्ट आपका अमाउंट है 16.5 मिलियन $US का, ये क्लीन टेक्नोलॉजी फंड से लिया जाएगा। ठीक है, अब जो ये प्रोजेक्ट है ये सेटअप किया जाएगा आपका इंडीग्रिड द्वारा गुजरात एनर्जी ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन में, ठीक है, इन दी सानंद गुजरात में। ठीक है, इम्प्लीमेंट कौन करेगा? गुजरात BESS प्रोजेक्ट लिमिटेड इसे इम्प्लीमेंट करेगा, एंड ये जो आपका सेटअप है ये ऑपरेशनलाइज होगा बाय 2026 फरवरी 2026 तक। ओके, नाउ स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन कवर करेंगे। IFC के MD आपके हैं मख्तार दियोब, हेडक्वार्टर वॉशिंगटन में आपका लोकेटेड है, इस्टेब्लिश इसे 1956 में किया गया था। वहीं पे इंडीग्रिड ट्रस्ट की बात करें तो हर्ष शाह इसके MD हैं, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और 2016 में इस्टेब्लिश किया गया है इसको। नाउ नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन, द यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मंडाविया जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं, ही चेयर्ड दी 196th ESIC मीटिंग in Shimla where Employees State Insurance Corporation decided to relaunch their SPRI scheme to promote registration of employers or employees scheme from the 1st July 2025 till which date। तो यहाँ पे जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं इन्होंने अटेंड किया था आपकी ESIC मीटिंग को, जहाँ पे रिलॉन्च किया गया है स्प्री स्कीम को, और ये स्टार्ट हो गई है 1 जुलाई 2025 से, और कब तक चलेगी? ये चलेगी 31 दिसंबर 2025 तक। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? इट इज ऑप्शन नंबर डी। आप स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन भी आपके यहाँ पे कवर कर लेते हैं ESIC की। इसके DG आपके हैं अशोक कुमार सिंह, हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड है न्यू दिल्ली में, और 1952 में से स्टैब्लिश किया गया था। नाउ अब जो ये इवेंट हुआ था आपका मीटिंग वाला, ठीक है, इस मीटिंग में और भी चीज़ें यहाँ पे आपकी लॉन्च की गई हैं, उनके बारे में देखते हैं। जैसे एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ने अप्रूव किया है एमनेस्टी स्कीम 2025, जो 1 अक्टूबर से स्टार्ट होगी, 30 सितंबर 2026 तक ये आपकी चलेगी, जो वन टाइम ऑफर करती है वन टाइम डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। ठीक है, अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ आते हैं, जैसे फॉर द फर्स्ट टाइम डिस्प्यूट इन्वॉल्विंग डैमेजेस एंड इंटरेस्ट ऑन कवरेज, इट विल बी कवर्ड अंडर योर एमनेस्टी स्कीम। इसके अलावा दूसरा पॉइंट यहाँ पे जो बोला है, रीजनल डायरेक्टर्स जो हैं दे कैन विड्रॉ ओल्ड केसेस अगर कॉन्ट्रीब्यूशन एंड इंटरेस्ट रेट जो है वो आपके पेड हो, मतलब दिए जा चुके हैं, एंड कोई नोटिस आपका इशू नहीं किया गया है फॉर द 5+ ईयर्स। ठीक है, तीसरा आपका पॉइंट यहाँ पे है जो स्कीम है, इट एनकरेजेस सेटलमेंट्स आउटसाइड द कोर्ट। ठीक है, टू इम्प्रूव द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड कॉर्पोरेशन बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड ESIC। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो ESIC है इन्होंने आपके जो फ्रेमवर्क है वो सिंप्लीफाइड किए हैं। ठीक है, इट सिंप्लीफाइड द डैमेजेस फ्रेमवर्क, रिड्यूसिंग मैक्सिमम डैमेज रेट टू 1% पर मंथ फ्रॉम 25% पर ईयर। ठीक है, नेक्स्ट है चेंजेस टू राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना, जिसमें आपकी जो DG डायरेक्टर जनरल की जो पावर है वो बढ़ा दी गई है, एंड रिलैक्सिंग एप्लीकेशन डेडलाइंस केस बाय केस। साथ में ही लास्ट आपका पॉइंट क्या बोल रहा है, ESIC ने अप्रूव किया है अपॉइंटिंग योगा थेरेपिस्ट एंड पंचकर्मा टेक्नीशियंस इन ESIC हॉस्पिटल। तो ये चीज यहाँ पे इन्होंने इस इवेंट में बताई थी। ठीक है, नेक्स्ट इज which company has recently received the certificate of registration COR from the SEBI to operate as a stock broker and clearing member। तो recently आपका जो मोबीक्विक सिक्योरिटीज ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड है, जो सब्सिडी है मोबीक्विक की, इसको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिला है ऑपरेट करने के लिए एज अ स्टॉक ब्रोकर एंड क्लियरिंग मेंबर। स्टॉक ब्रोकर क्या होता है, एक कंपनी जो हम जैसे लोगों को जो है हेल्प करती है बाय और सेल करने के लिए स्टॉक्स को एंड अदर सिक्योरिटीज को इन अ स्टॉक एक्सचेंज। वहीं पे क्लियरिंग मेंबर क्या है, ऐसी कंपनी जो हेल्प करती है सेटल और क्लियर करने के लिए ट्रेड्स बिटवीन बायर्स एंड द सेलर्स। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब यहाँ पे एक और चीज, जो ये बेसिकली स्टॉक ब्रोकर हैं, ये एज अ स्टॉक ब्रोकर ऑपरेट कर सकते हैं 1 जुलाई 2025 से, मतलब ये चीज स्टार्ट हो गई है आपके 1 जुलाई से। नेक्स्ट इज as per the data released by the National Stock Exchange Limited, which state become the third Indian state to record over 1 crore registered stock market investor after Maharashtra and Uttar Pradesh।
तो ये दोनों स्टेट्स जो हैं इन्होंने ऑलरेडी आपका 1 करोड़ से ज़्यादा रजिस्टर्ड कर लिए हैं स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स। ठीक है, अभी तीसरा स्टेट आपका बना है गुजरात। ठीक है, आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर बी। और ये तीनों स्टेट मिलके 36% जो है टोटल इन्वेस्टर बेस बनाते हैं इंडिया का। नेक्स्ट इज Who among the following has been selected as a Commonwealth Youth Peace Ambassador and will lead communication and public relation in Saipan's Executive Committee for 2025-2027 term? तो इनमें से कौन से शख्स हैं, इनमें से कौन सी आपके जो है पर्सनालिटी है जिनको सेलेक्ट किया गया है यहाँ पे? तो इट इज़ योर सुकन्या सोनोवाल। ठीक है, सुकन्या सोनोवाल जो है ये 4th ईयर बीटेक की स्टूडेंट है जो IIT गुवाहाटी में पढ़ रही है और इनको सेलेक्ट किया गया है आपका कॉमनवेल्थ यूथ पीस एम्बेसडर के लिए। ठीक है, यहाँ पे आप इमेज देख सकते हैं सुकन्या सोनोवाल की। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली डिक्लेयर 2026 एज द डैश टू एक्नॉलेज द क्रिटिकल रोल ऑफ वुमेन इन एग्रीकल्चर। तो रिसेंटली UNGA ने, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने डिक्लेयर किया है 2026 को एज अ इंटरनेशनल ईयर ऑफ वुमेन फार्मर। ठीक है, एज अ वुमेन फार्मर। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। नाउ UNGA की बात करें, इसके प्रेसिडेंट हैं आपके फिलोमेन यांग, हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क USA में और स्टैब्लिश किया गया था 1946 में। नेक्स्ट इज विच सिटी वॉज रैंक एज अ मोस्ट लिवेबल इन द वर्ल्ड इन इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट्स ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025। तो जो आपका 2025 का ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स है इसमें टॉप किया है आपका कोपेनहेगन डेनमार्क ने। 3 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोपेनहेगन द्वारा इसे टॉप किया गया है, वरना वियना ऑस्ट्रिया इसे टॉप करता था। राइट, सेकेंड नंबर पे कौन सी आपकी सिटी है? तो इट इज योर वियना। थर्ड पे जूरिश है, फोर्थ पे मेलबर्न फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया एंड फिफ्थ पे है आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड। राइट, अब यहाँ पे इस लिवेबल सिटी इंडेक्स जो था आपका, इसमें टोटल 173 कंट्रीज को रैंक किया गया था। ठीक है, सिटीज को रैंक किया गया था एंड यहाँ पे सबसे कम रैंक किसकी थी? आपकी डेमस्कस की थी। मतलब सबसे लीस्ट लिवेबल सिटी जो आपकी वर्ल्ड में है ये डेमस्कस आपकी सेलेक्ट की गई है फ्रॉम सीरिया। ओके, नाउ बिगेस्ट इंप्रूवमेंट जो देखा गया है लास्ट ईयर से वो देखा गया है सऊदी अरेबिया की अल खोबरा सिटी जो है वहां पे, जिसका रैंक 135 था। ओके, 5 कैटेगरीज में ये इंडेक्स आपका डिवाइड किया जाता है, स्टेबिलिटी, हेल्थ केयर, कल्चर एंड एनवायरमेंट, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर में। ओके, अब EIU की बात करें तो उसके MD आपके हैं रॉबिन ब्यू, लंदन UK में इसका हेडक्वार्टर है और 1946 में इसकी शुरुआत की गई थी। वहीं पे टॉप 10 सिटीज की बात करें तो 5 तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हैं। देन 6 नंबर पे सिडनी आता है, ओसाका फ्रॉम जापान, ऑकलैंड फ्रॉम न्यूजीलैंड, एडिलेड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया एंड वैंकूवर फ्रॉम कनाडा। तो ये आपके टॉप 10 सिटीज थी जिनको इस लिवेबल सिटी इंडेक्स में आपका जो है टॉप 10 पोजीशन मिली है। Now next up question है, the Union Minister of State Dr. Jitendra Singh announced the development of a nephrozyme, India's first indigenously discovered antibiotic. It was developed by the Department of Biotechnology under the Ministry of Science and Technology in collaboration with the which pharmaceutical company? तो recently हमारे जो आपके यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इनके द्वारा अनाउंसमेंट किया गया था फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ नेफ्थ्रोमाइसिन, जो आपकी इंडिया की इंडिजिनियसली डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक है। ठीक है, इसके डेवलपमेंट के लिए, और इसे डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी डेवलप करेगा इन कोलैबोरेशन विद द वॉकहार्ट। ठीक है, आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर डी। नाउ जो ये एंटीबायोटिक है इसका टारगेट है ड्रग रेसिस्टेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, एडिंग कैंसर एंड डायबिटिक पेशेंट्स। ठीक है, इनके लिए आपकी रहेगी। इसके अलावा इसके ट्रायल्स जो हैं वो किए गए हैं क्रिस्टियन मेडिकल कॉलेज में, आपका वेलोर तमिलनाडु में जो लोकेटेड है, एंड इसके जो रिजल्ट्स हैं दे वर पब्लिश्ड इन द न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन। ओके, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच सिटी बिकम द फर्स्ट इन इंडिया टू फुली ऑपरेशनलाइज रियल टाइम फ्लड फॉरकास्टिंग एंड स्पेशल डिसीजन सपोर्ट सिस्टम? तो इनमें से कौन सी इंडिया की सिटी है जिसने, जो पहली सिटी बनी है जिसने फुली ऑपरेशनलाइज किया है रियल टाइम फ्लड फॉरकास्टिंग एंड स्पेशल डिसीजन सपोर्ट सिस्टम को? तो इट इज फुली ऑपरेशनलाइज बाय द चेन्नई तमिलनाडु।
ठीक है, चेन्नई सिटी में इसको जो है फुली ऑपरेशनलाइज किया गया है। और ये जो सिस्टम है ये प्रिडिक्ट करेगा, मॉनिटर करेगा और मैनेज करेगा अर्बन फ्लड्स को रियल टाइम बेसिस पे, ठीक है, विच स्ट्रेंथन्स चेन्नईज फ्लड प्रिपेयर्डनेस एंड डिजास्टर रिस्पॉन्स। अब आपका जो ये सिस्टम है, ठीक है, रियल टाइम फ्लड फोरकास्टिंग एंड स्पेशल डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, इसके अंदर आपकी 4 चीज़ें इंटीग्रेट की गई हैं, जैसे ऑटोमेटिक रेन गॉज जो रिकॉर्ड करेगा रेनफॉल इंटेंसिटी और पैटर्न्स को, देन ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन जो ट्रैक करेंगे कि कितनी ह्यूमिडिटी है, टेम्परेचर कितना है, विंड क्या चल रही है, तो ये सारी चीज़ें देखेगा। इसके अलावा ऑटोमेटिक वाटर लेवल रिकॉर्डर्स ये हैं, नाम से ही पता चल रहा है, ये आपका जो मेजर करेगा रिवर एंड रिजर्वर वाटर लेवल को, एंड गेट सेंसर्स यहाँ पे आपके इनके इंटीग्रेट किए गए हैं मॉनिटर करने के लिए फ्लड गेट पोजिशन एंड वाटर फ्लो, ठीक है। इस सिस्टम में आपका कवर किया जाएगा 4974 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया, एंड ये आपका फोकस करेगा चार की रिवर सब बेसिन में, जिसमें आद्या रिवर आपका शामिल है, कोम रिवर आपका, सस्त लेयर रिवर एंड कोवलम रिवर, तो 4 रिवर सब बेसिन जो है उनमें ये फोकस करेगा, ठीक है। अब जो ये प्रोजेक्ट है इट इज़ फंडेड बाय द वर्ल्ड बैंक अंडर द प्रोजेक्ट डेवलपमेंट ग्रांट फंड, एंड इसे मैनेज कौन करेगा, तमिलनाडु अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंशियल सर्विसेज द्वारा मैनेज किया जाएगा, एंड इट इज डेवलप्ड बाय दी सीकॉन प्राइवेट लिमिटेड एंड जेबीए कंसल्टिंग फ्रॉम द यूके, ठीक है, एंड सुपरवाइज इसे किया जाएगा आईआईटी मद्रास द्वारा। फाइन, ये आपका जो प्रोजेक्ट है ये मैनेज करेगा, ये मैनेज किया जाएगा वाया दी हाइड्रो मॉडलिंग कंट्रोल रूम इन अ चेन्नई फॉर अ सेंट्रल फोरकास्टिंग एंड रीजनल कंट्रोल एंड कमांड सेंटर्स यहाँ पे होंगे आपके इन रोयापुरम, आनानगर एंड अद्यार फॉर लोकल फ्लड रिस्पॉन्स, ठीक है। सेंट्रल लेवल के लिए हाइड्रो मॉडलिंग कंट्रोल रूम रहेगा और लोकल लेवल के लिए ये रहेंगे आपके, ओके। नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज़ है, रिसेंटली 9th एनिवर्सरी हमने ऑब्जर्व की थी उड़ान स्कीम की, उड़े देश का आम नागरिक, ठीक है। इस स्कीम को आपका 2016 में लॉन्च किया गया था, 21 अक्टूबर 2016 को लॉन्च किया गया था, एंड इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि अफोर्डेबल ट्रैवल हो आपका, ठीक है, किस चीज़ का, फ्लाइट के रेट्स जो हैं बेसिकली वो अफोर्डेबल हो ताकि हर कोई फ्लाइट्स में ट्रैवल कर पाए, ठीक है। एंड ये स्कीम कनेक्ट करती है टीयर 2 एंड टीयर 3 सिटीज़ को, ठीक है। इसका 10 ईयर विजन था 2016 से 2026 का, ठीक है। इसके अलावा फंडिंग पैटर्न की बात करें तो सेंटर इसमें 80% का कंट्रीब्यूशन देता है और 20% का देता है स्टेट्स, वहीं पे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो होते हैं यहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड यूटीज, उनके यहाँ पे जो आपका कंट्रीब्यूशन है वो 10% का हो जाता है और 90% का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हो जाता है, ठीक है। नाउ एज ऑफ 2025 649 रूट्स ऑपरेशनलाइज आपके हैं, ठीक है। 93 एयरपोर्ट्स कनेक्ट किए गए हैं इंक्लूडिंग 15 हेलीपोर्ट्स एंड 2 वाटर एरोड्रोम्स। देन 1.56 करोड़ पैसेंजर्स ने अभी तक यहाँ पे फ्लाइट में ट्रैवल किया है थ्रू द 3.23 लाख उड़ान फ्लाइट्स। देन 4,300 करोड़ आपके डिस्पर्स किए गए हैं एज अ वायबिलिटी गैप फंडिंग टू द एयरलाइंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके अलावा 4,638 करोड़ इन्वेस्ट किए गए हैं एयरपोर्ट डेवलपमेंट में, ठीक है, अंडर दिस स्कीम। Now next आपका क्वेश्चन है, द एशियन डेवलपमेंट बैंक साइन अ $3 billion sovereign exposure exchange agreement with which international financial institution to enhance its lending capacity for developing member nation। तो रिसेंटली एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है इसने साइन किया है $3 billion का सोवरन एक्सपोजर एक्सचेंज अग्रीमेंट विद वर्ल्ड बैंक, ठीक है। वर्ल्ड बैंक के साथ इसका पहला सोवरन एक्सपोजर एक्सचेंज अग्रीमेंट है, ठीक है। इससे पहले एडीबी जो है वो 6 ऐसे अग्रीमेंट साइन कर चुका है मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स के साथ सिंस 2020, ठीक है। अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि जो जैसे आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक है एडीबी जो है इसने इंडिया में जैसे $2 बिलियन का फंडिंग किया है, ठीक है। जैसे आपके कुछ प्रोजेक्ट्स के लिए, जैसे आप सभी को पता है कि आए दिन एडीबी या वर्ल्ड बैंक जो है फंडिंग करते रहते हैं डेवलपिंग नेशंस को, ठीक है। तो जैसे एडीबी ने यहाँ पे क्या किया है, $2 बिलियन का फंडिंग किया है इंडिया में, ठीक है। अब इसने बाकी काम जो है इसने क्या बोला है, वर्ल्ड बैंक के साथ टाई अप किया और बोला भाई मैंने 2 बिलियन का यहाँ पे जो है आपकी लैंडिंग कर दी है, अब इसको कैसे वापस लेना है ये सब काम आप देखना,
ठीक है। तो ये आपका सोवरन एक्सपोजर एक्सचेंज अग्रीमेंट होता है जो इन दोनों ने आपस में कर लिया है, ठीक है। तो इंडिया में ये 2 बिलियन का वापस लेने का काम कौन करेगा? आपका वर्ल्ड बैंक करेगा, ठीक है। और इसमें जो एक्सचेंज इन्होंने किया है इसमें लिमिट क्या है? 3 बिलियन यूएस डॉलर की रखी गई है, ठीक है। आई होप ये क्लियर होगा आपको। अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि टोटल क्यूमुलेटिव अमाउंट ऑफ एक्सपोजर जो एक्सचेंज किए हैं एडीबी ने, ठीक है, ये कितना अमाउंट का हो चुका है? ये आपका 9 बिलियन यूएस डॉलर का हो चुका है, ऐसा यहाँ पे मेंशन किया गया था, ठीक है। नाउ अब स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन कवर करेंगे एशियन डेवलपमेंट बैंक की। इसके प्रेसिडेंट हैं आपके मसातो कांदा, ठीक है। इनका नाम है मसातो कांदा फ्रॉम जापान। हेडक्वार्टर्स का मनीला फिलीपींस में है और 1966 में इसे आपका स्टैब्लिश किया गया था। नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज़ है सेबी वर्किंग ग्रुप प्रपोजल ऑन क्लियरिंग कॉर्पोरेशन चार्जेस। तो सेबी ने एक ग्रुप आपका बनाया था, ठीक है, वर्किंग ग्रुप, जिसको लीड कर रहे थे आर.एस. गांधी, रामा सुब्रमण्यम गांधी, जो फॉर्मर डेप्यूटी गवर्नर थे आरबीआई के, ठीक है। अब इस ग्रुप का काम क्या था कि ये रिव्यू करेंगे ट्रांजैक्शन फी स्ट्रक्चर क्लियरिंग कॉर्पोरेशन का। जैसे एग्जांपल के तौर पे एनएससी क्लियरिंग लिमिटेड ले लेते हैं, ये आपकी क्लियरिंग एंड सेटलमेंट एजेंसी है आपके ट्रांजैक्शंस के लिए ऑन इंडियन स्टॉक एक्सचेंज, जैसे आपका नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ प्रपोजल दिए गए हैं इस ग्रुप द्वारा। इस ग्रुप ने क्या बोला है कि जो ट्रांजैक्शन चार्जेस हैं आपके कॉर्पोरेशन के वो बढ़ने चाहिए, ठीक है, इनकी जो फीस है वो बढ़नी चाहिए। These charges should be scientifically structured, जैसे it is that is based on the overall transaction volume, ensure करें fairness, transparency and financial stability। एंड जो सेबी है, सेबी ने यहाँ पे क्या बोला है, इन्होंने ये बोला है कि जो ब्रोकर चार्जेस हैं इनमें कोई चेंजेस नहीं किए जाएंगे, ठीक है। Now the working group is also exploring the proposal that clearing members, brokers or institution that uses the clearing corporation should contribute more to the settlement guarantee fund। तो इनको यहाँ पे क्या बोला है, जो आपके ब्रोकर हैं या इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, जो यूज कर रहे हैं क्लियरिंग कॉर्पोरेशन का, उनको यहाँ पे ज्यादा कंट्रीब्यूशन करना होगा सेटलमेंट गारंटी फंड में। अब SGF ये आपका एक फाइनेंशियल सेफ्टी बफर है इंश्योर करने के लिए सेटलमेंट इवन इफ द मेंबर डिफॉल्ट्स, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपका पॉइंट क्या बोल रहा है, जो इंटरनल स्टडी है इसमें ऐसा पाया गया है कि जो करंट अर्निंग मॉडल है ऑफ क्लियरिंग कॉर्पोरेशन इज वीक एंड दे आर नॉट सेल्फ सफिशिएंट, ठीक है। करंटली एनएससी क्लियरिंग जो है ये इनको सिर्फ 5 से 6% का फीस कलेक्ट किया जाता है, दिया जाता है बाय दी एनएससी फ्रॉम मेंबर्स, एंड इट इज प्रपोज कि ये आपका इंक्रीज करके 25% या उससे ज्यादा किया जाए, ठीक है। द चेंज वुड मेक क्लियरिंग कॉर्पोरेशन मोर फाइनेंशियली स्टेबल एंड सेल्फ रिलायंट, ठीक है। नाउ क्वेश्चन हियर इज किस टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है वो डिस्कस करते हैं। जैसे अंडर द न्यू प्रपोजल द शेयर ऑफ अ फी रिसीव्ड बाय एनएससी क्लियरिंग लिमिटेड फ्रॉम टोटल फीस कलेक्टेड बाय द एनएससी मे इंक्रीज फ्रॉम करंट 5 to 6% टू अराउंड हाउ मच इट इज 25% और हायर, ठीक है। अब सेबी की भी बात कर लेते हैं लगे हाथों कि सेबी के चेयरमैन कौन है, तुहिन कांता पांडे, और इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में आपका लोकेटेड है, ठीक है। Now next आपका क्वेश्चन है, इंडिया एंड यूके jointly launch which fellowship program to support young Indian scientists in theoretical physics and mathematics at the London Institute of Mathematical Science रॉयल इंस्टीट्यूशन लंदन। तो इंडिया और यूके ने एक फेलोशिप प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसका नाम है रामानुजन जूनियर रिसर्चर्स प्रोग्राम। रामानुजन जूनियर रिसर्चर्स प्रोग्राम नाम से एक फेलोशिप प्रोग्राम लॉन्च किया है इंडिया के साइंटिस्ट के लिए इन अ थियोरेटिकल फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। और ये जो यंग साइंटिस्ट हैं ये लंदन जाके, लंदन का जो इंस्टीट्यूट है वहां पे ये रिसर्च करेंगे, ठीक है। अब ये जो प्रोग्राम है इट इज नेम्ड आफ्टर हमारे जो लेजेंडरी इंडियन मैथमेटिशियन थे श्रीनिवासा रामानुजन, उनके नाम पे ये रखा गया है, ठीक है। अब ये 2 फेजेस में आपका चलाया जाएगा। एक है रामानुजन जूनियर विजिटर, जहां पे अप टू 6 PhD स्टूडेंट्स आपके फ्रॉम द जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च यहाँ से भेजे जाएंगे और ये ज्वाइन करेंगे इस प्रोग्राम को एट द लंदन इंस्टीट्यूट फॉर मैथमेटिकल साइंसेस। एंड यहाँ पे ये लेक्चर्स अटेंड करेंगे, कोलैबोरेट करेंगे सीनियर थियोरिस्ट के साथ, ठीक है। इसके अलावा दूसरा फेज आपका रहेगा रामानुजन
जूनियर फेलोशिप, जहाँ पे ये डिजाइन बेसिकली जो ये सेकंड फेज है ये डिजाइन किया गया है अर्ली करियर इंडियन रिसर्चर्स के लिए। ये ऑफर करेगा 3 ईयर फेलोशिप्स एट दिस इंस्टीट्यूशन, लंदन इंस्टीट्यूट फॉर मैथमेटिकल साइंसेस में, टू वर्क ऑन इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स विद द ब्रिटिश कोलैबोरेटर्स। ठीक है, मतलब ब्रिटिशर्स के कोलैबोरेशन में यहाँ पे जो है काम किया जाएगा। फाइन। नाउ नेक्स्ट आते हैं बुक्स पे। रिसेंटली हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं इन्होंने एक बुक रिलीज की थी, सिविल मिलिट्री फ्यूजन एज अ मेट्रिक ऑफ नेशनल पावर एंड कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी, एंड इट इज ऑथर्ड बाय लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला। ठीक है, रिटायर्ड, ये आप आर्मी से रिटायर्ड हैं, एंड ये आपका बुक रिलीज किया गया था यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया में, न्यू दिल्ली में जो लोकेटेड है। ठीक है, इसकी पब्लिकेशन की बात करें तो इसे पब्लिश किया गया है नोशन प्रेस द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट आता है महाराष्ट्र के जो गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत जी, इनके द्वारा एक बुक रिलीज की गई है मोदीज मिशन नाम से, और इसे लिखा है बिरजस देसाई ने। फाइन। अब जो ये बुक है इसे पब्लिश किया गया है रूपा पब्लिकेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा। नेक्स्ट आते हैं ओबिचुरी में, तो डॉक्टर योगेंद्र मकवाना जो है फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर हैं एंड सीनियर कांग्रेस लीडर थे आपके, जिनका रिसेंटली डेथ हुआ है। ठीक है, देन एकनाथ वसंत चिटनिस जो है इंडियन स्पेस साइंटिस्ट ये आपके थे। ठीक है, इनका रिसेंटली डेथ हुआ है और इन्हें 1985 में पद्म भूषण से नवाजा गया था। इसके अलावा इन्होंने एज अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी सर्व किया था ऑफ अ प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया 1983 से 2010 के बीच में। फाइन। नेक्स्ट आपकी न्यूज थी कि रिसेंटली गाइडलाइंस आपकी रिलीज की गई हैं क्रिटिकल मिनरल रिसाइकलिंग इंसेंटिव स्कीम की। ठीक है, और किसने ये इशू की थी? मिनिस्ट्री ऑफ माइंस द्वारा इसको रिलीज किया गया था फॉर द प्रमोशन ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स रिसाइकलिंग। ठीक है, ये इसके लिए एप्लीकेशन विंडो आपकी अक्टूबर से स्टार्ट हुई है एंड इट विल ओपन टिल 1 अप्रैल 2026। इसका मेन एम है हमें डेवलप करना है इंडिया के रिसाइकलिंग कैपेसिटी फॉर द सेपरेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स, जैसे लिथियम, कोबाल्ट, निकल हो गया, फ्रॉम दी सेकेंडरी सोर्सेस। राइट, सेकेंडरी सोर्सेस में जैसे ई वेस्ट हो गया या यूज बैटरीज हो गया वो। ओके, अब इसका ड्यूरेशन क्या रहेगा स्कीम का? फाइनेंशियल ईयर 2025-26 से फाइनेंशियल ईयर 2030-31 तक रहेगा एंड इट विल बी इम्प्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। ठीक है, एलिजिबिलिटी की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट आपका, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, स्पेंड लिथियम आयन बैटरीज, अदर स्क्रैप मटेरियल जिसमें क्रिटिकल मिनरल हो, तो ये सारे आपके जो है सोर्सेज रहेंगे। इसके अलावा स्कोप्स की अगर हम बात करें तो जो ये चीज है ये एप्लीकेबल रहेगी टू इन्वेस्टमेंट्स इन अ न्यू यूनिट एज वेल एज एक्सपेंशन, मॉडर्नाइजेशन एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग यूनिट। तो आप जो एग्जिस्टिंग यूनिट है उसको भी एक्सपैंड कर सकते हो और नई यूनिट्स भी यहाँ पे आपकी एप्लीकेबल रहेंगी। ठीक है, इसके अलावा बेनिफिशियरीज कौन कौन से होंगे? जैसे आपके लार्ज रिसाइकलर्स हो गए, ठीक है, या स्मॉल रिसाइकलर आपके हो गए, या स्टार्टअप्स जो हो गए, वो भी इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। अगर हम बात करें ग्रुप वाइज तो इसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है? जैसे लार्ज रिसाइकलर अगर है तो इसका रेवेन्यू आपका ओवर 200 करोड़ का होना चाहिए। देन मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपकी 100 करोड़ की चाहिए। फैसिलिटी कैपेसिटी 10,000 टन्स पर ईयर होनी चाहिए और इंसेंटिव एलोकेशन आपका रहेगा यहाँ पे अप टू ₹990 करोड़ का। ठीक है, बात करें स्मॉल रिसाइकलर एंड स्टार्टअप्स की तो इसमें रेवेन्यू आपका जो है बताया गया है बिलो ₹200 करोड़ का रहेगा। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 25 करोड़, आपकी फैसिलिटी कैपेसिटी 5,000 टन्स पर ईयर होगी और इंसेंटिव एलोकेशन आपका अप टू 495 करोड़ रहेगा। ठीक है, देन आउटले एलोकेशन की बात करें तो इसमें टोटल आउटले स्कीम का आपका दिया गया है 1,485 करोड़ या अप्रोक्सीमेटली आपका 1,500 करोड़ भी आप बोल सकते हो। और यहाँ पे लिथियम आयन बैटरी रिसाइकलिंग रहेगी आपकी 700 करोड़ की, मतलब इसके लिए 700 करोड़ यहाँ पे खर्च किया जाएगा। ई वेस्ट के लिए 650 करोड़, अदर वेस्ट स्ट्रीम्स के लिए 135 करोड़ का। ठीक है, इंसेंटिव्स की यहाँ पे मतलब इंसेंटिव्स जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे। जैसे कैपेक्स सब्सिडी जो है 14 से 20% की यहाँ पे रहेगी ऑन एलिजिबल कैपिटल इन्वेस्टमेंट। ओपेक्स सपोर्ट जो रहेगा इट विल लिंक टू इंक्रीमेंटल सेल्स परफॉर्मेंस और एप्लीकेबल होगा लार्ज और स्मॉल रिसाइकलर्स दोनों के लिए ही। जैसे लार्ज रिसाइकलर है तो यहाँ पे टारगेट यहाँ पे क्या बताया गया है, 2 ईयर टारगेट रहेगा 60 करोड़ का एंड 5 ईयर टारगेट रहेगा आपका 150 करोड़ का। वहीं पे स्मॉल वाले जो हैं इनके लिए 30 करोड़ और 75 करोड़ रहेगा 5 ईयर टारगेट का। नाउ अब इस पे बेस क्वेश्चन कर लेते हैं।
Ministry of Mines recently in October launched the guidelines for critical mineral recycling incentive scheme. The scheme primarily aims to promote recycling and recovery of which of the following. तो आंसर आपका हो जाएगा दैट इज क्रिटिकल मिनरल्स फ्रॉम सेकेंडरी सोर्सेस इज द राइट आंसर। ठीक है, इसके लिए इसका मेन एम क्या है, इस स्कीम का मेन एम है प्रमोट करना क्रिटिकल मिनरल्स फ्रॉम द सेकेंडरी सोर्सेस। नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज है 71st नेशनल वाइल्ड लाइफ वीक सेलिब्रेशन आपका हुआ था 2 से 8 अक्टूबर को। ठीक है, जिसका थीम था ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कोएग्जिस्टेंस। नाउ यहाँ पे जो यूनियन मिनिस्टर है आपके, यूनियन मिनिस्ट्री जो आपकी है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इन्होंने इन कोलैबोरेशन विद वाइल्ड लाइफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन, इंदिरा गांधी नेशनल फॉरेस्ट एकेडमी एंड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट दैट इज FRI, इन्होंने ऑर्गेनाइज किया था वाइल्ड लाइफ वीक 2025 सेलिब्रेशन को। कहाँ पे ये हुआ था आपका, हरी सिंह ऑडिटोरियम IGNFA FRI कैंपस देहरादून में आपका हुआ था। इस इवेंट के दौरान यूनियन मिनिस्टर ने लॉन्च किए थे 5 नेशनल प्रोजेक्ट्स स्ट्रेंथन करने के लिए स्पीशीज कंजर्वेशन एंड एड्रेस करने के लिए ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट को। ठीक है, कौन कौन से ये प्रोजेक्ट है वो देखते हैं। पहला है आपका प्रोजेक्ट डॉल्फिन, डॉल्फिन्स को आपका बचाने के लिए ये प्रोजेक्ट लाया गया है। ठीक है, इसका एम है स्ट्रेंथन करना कंजर्वेशन ऑफ बोथ रिवर एंड मरीन डॉल्फिन्स को। ठीक है, फोकस एरिया आपका रहेगा ट्रेनिंग एंड यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, देन आपका इन्वॉल्विंग लोकल कम्युनिटीज ताकि रिड्यूस किए जा सके एक्सीडेंटल डॉल्फिन डेथ्स को, रिस्टोर करना रिवर हैबिटेट को एंड प्रिवेंट करना नेट एंटेंगलमेंट को। ठीक है, नेक्स्ट आता है कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर द रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ डॉल्फिन्स, देन इम्पैक्ट ऑफ एक्सेसिंग द इम्पैक्ट ऑफ रिवर इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके अलावा नोट करना है फर्स्ट पॉपुलेशन एस्टिमेशन जो आपका 2021 से 2023 का हुआ था, इसमें पाया गया था कि 6,327 रिवर डॉल्फिन्स आपकी हैं गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड इंडस रिवर सिस्टम में। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखना है, कभी कभी क्वेश्चन पुरानी चीजों पे भी बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रोजेक्ट आता है सॉल्ट बियर के लिए, इसमें भी इनके कंजर्वेशन के लिए ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है एंड इट विल बी लेड बाय वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एंड इट विल बी इम्प्लीमेंटेड इन 16 स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स। ठीक है, इसका की ऑब्जेक्टिव है मैप करना ह्यूमन बियर कॉन्फ्लिक्ट हॉटस्पॉट्स को, मॉनिटर करना पॉपुलेशन एंड रिस्टोरिंग डिग्रेडेड हैबिटेट्स को, एनहांस करना कॉरिडोर कनेक्टिविटी बिटवीन बियर हैबिटेट्स। ठीक है, इसके साथ ही नोट करना है सोल्ट बियर जो है इनको क्लासिफाई किया गया है IUCN द्वारा वनरेबल एंड found it is found across the 20 Indian states accounting for approximately 90% of the global population. Then घड़ियाल के लिए भी एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है आपका इनको बचाने के लिए। इट कवर्स मेजर रिवर्स जैसे चंबल, रामगंगा, गिरवा, आपका घाघरा, गंडक, महानदी, सन एंड केन, इन रिवर्स में ये प्रोजेक्ट आपका चलाया जाएगा। ठीक है, और कहाँ कहाँ पे ये इम्प्लीमेंट किया जाएगा, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, उड़ीसा और असम में ये आपका जो है चलाया जाएगा प्रोजेक्ट। नेक्स्ट आता है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। तो आपका सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्टैब्लिश किया जाएगा सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्निथोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री को। ठीक है, इसका एम है प्रोवाइड करना रिसर्च, पॉलिसी सपोर्ट एंड फील्ड लेवल सॉल्यूशंस को टू द ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट्स। इसका की फोकस एरिया आपका रहेगा पॉलिसी एंड एडवोकेसी, स्पेशल डेटा एनालिसिस, टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, ये सब इसके की फोकस एरिया रहेंगे। इसके अलावा यहाँ पे कोलैबोरेशन किया जाएगा बाइसेकन के साथ एंड IIT मद्रास के साथ। नेक्स्ट आता है टाइगर आउटसाइड टाइगर रिजर्व। तो ये आपका प्रोजेक्ट चलाया गया है मैनेज करने के लिए टाइगर कंजर्वेशन आउटसाइड प्रोटेक्टेड एरियाज यूजिंग लैंडस्केप अप्रोच। ठीक है, इसमें फेज 1 जो है इसमें कवर किया जाएगा 40 फॉरेस्ट डिवीजन को इन द 9 स्टेट्स एंड कोऑर्डिनेटर रहेगा नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। ग्राउंड लेवल इम्प्लीमेंटेशन आपका रहेगा स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, मतलब ये इसको स्टेट ग्राउंड लेवल पे इसे इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे की एक्टिविटीज आपकी रहेंगी जैसे रैपिड रिस्पांस टीम यहाँ पे जो है बनाई जाएंगी रेस्क्यू गियर के लिए, देन ड्रोन, AI टूल्स, कैमरा ट्रैप्स, इन सबको यूज किया जाएगा मॉनिटरिंग करने के लिए और ट्रैक करने के लिए एमस्ट्रिप सिस्टम को यहाँ पे यूज किया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा नेशनल लेवल एक्शंस फॉर स्पीशीज पॉपुलेशन एस्टिमेशन ये भी यहाँ पे आपका लाया गया था, जैसे सेकेंड साइकिल ऑफ रिवर डॉल्फिन एंड कैटासीन एस्टिमेशन ये रिलीज किया गया था ऑफ अ ब्रोशर एंड फील्ड गाइड। ठीक है, इसका
ब्रोशर एंड फील्ड गाइड आपका रिलीज किया गया था। देन ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन साइकिल 6 फील्ड गाइड्स रिलीज की गई हैं 8 रीजनल लैंग्वेजेस में। एक्शन प्लान फॉर स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन एस्टिमेशन, देन प्रोग्रेस रिपोर्ट ऑन पॉपुलेशन एस्टिमेशन ऑफ अ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एंड लेसर फ्लोरिसन। तो ये सारी चीजें यहाँ पे थी आपकी। आप इस पे बेस्ड क्वेश्चन कर लेते हैं। व्हाट वाज द थीम ऑफ अ 71st नेशनल वाइल्ड लाइफ वीक? तो आपकी थीम क्या थी 71st नेशनल वाइल्ड लाइफ वीक की? तो इट इज ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कोएग्जिस्टेंस। ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कोएग्जिस्टेंस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है बजाज फिनसर्व लिमिटेड हैज रीब्रांडेड इट्स इंश्योरेंस बिजनेस एज बजाज जनरल इंश्योरेंस एंड बजाज लाइफ इंश्योरेंस। हु इज द करंट सीएमडी ऑफ बजाज फिनसर्व लिमिटेड? तो बजाज फिनसर्व के करंट एमडी आपके हैं संजीव बजाज। ठीक है, आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ पे अगर हम बात करें पुराने नेम्स की, बजाज लाइफ इंश्योरेंस की और बजाज जनरल इंश्योरेंस की, तो इट इज बजाज अलियांज जनरल इंश्योरेंस एंड दूसरा है बजाज अलियांज लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है, इनके करंट एमडीज कौन है? फॉर द जनरल इंश्योरेंस इट इज तपन सिंघल, फॉर लाइफ इंश्योरेंस इट इज तरुण चुग। ठीक है, आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे इसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।